तो शुरू किया जाए। एक दो जानकारी मैं ले लेता हूँ शुरू करने से पहले। एक तो कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार सुनने आए हैं, एक तो जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं ये बात भी कनेक्ट कर देता हूँ कि आपको किसी ने बताया होगा, वर्कशॉप के लिए प्रेरित किया होगा, कहीं से आपको सूचना मिली होगी, आप आए होंगे, तो आपको ये लग ही रहा होगा कि क्या होगा। और 8 दिन, 8 दिन तक ऐसी क्या बात है जो 8 दिन तक होगी। और उसमें भी लोगों का आश्चर्य तब होता है जब 8 दिन तक एक या दो लोग ही बोलेंगे। जनरली ऐसा अभ्यास नहीं है, मतलब लोग बदलते रहते हैं, 8-10 दिन तक कुछ चलता है, लेकिन एक ही या दो व्यक्ति 8 दिन तक बोलेंगे तो क्या होने वाला है वो एक कौतूहल सा भी बना रहता है। हालांकि उसका उत्तर आपको धीरे धीरे 8 दिन में ही मिलेगा उस प्रश्न का, लेकिन फिर भी हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं ये जब सेशन कंक्लूड कर रहे होंगे तो एक ग्लिम्स आपको मिलेगा कि पूरी 8 दिन में क्या संवाद होना है, क्या चर्चा होना है। तो कृष्ण गोपाल जी ने जैसा ध्यान दिलाया ना कि जो पूरी बात है वो एक सेंटेंस है, पूरी बात बहुत कनेक्टेड है, तो पूरी कनेक्शन है और एक सेंटेंस के रूप में है। तो जब तक पूरे सेंटेंस को आप नहीं सुनते हैं तब तक जो उसका वास्तविक अर्थ है वो अर्थ नहीं निकलता है। आवाज़ थोड़ी कम कर सकते हैं भैया, ठीक है। तो ये जो पूरी बात है वो एक सेंटेंस है, तो जब तक आप पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं तब तक जो कहा जा रहा है वही आप समझेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माने नहीं जाचे, ऐसा लिखा हुआ है। ये सेंटेंस, एक अगर सेंटेंस माने इसको ऐसा अलग अलग कैसे समझा जा सकता है। तो कोई ऐसा समझ सकता है कि माने नहीं जाचे, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि माने नहीं, यहाँ कॉमा लगा दे तो माने नहीं, तो क्या करें, जांचें। तो एक कॉमा के बदल जाने से इतना बदल जाता है अर्थ। अगर कॉमा यहां लग जाएगा तो इसका जो कहना चाह रहे हैं अर्थ, जो वास्तविकता है जिसको आपको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, उसका बिल्कुल ही अर्थ बदल जाता है। तो लगता है कि माने नहीं जांचे, जबकि कहा यह जा रहा है कि माने नहीं जांचे। तो पूरे 8 दिन में जो चर्चा होती है ना, वो चर्चा इसी तरह की है कि वो पूरा एक सेंटेंस जैसा है। पूरी बात जो है वो एक इतना कनेक्शन है उसका, उस पूरी बात को जब आप सुनते हैं तो उस बीच में कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप है, वो आपको जब तक ध्यान में नहीं आएगा तब तक उसका जो जिस वास्तविकता को इंगित करने के लिए बात की जा रही है वहां तक आप पहुंच जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पहुंच भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप पहुंच जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार पहुंच भी पाते हैं, कई बार नहीं पहुंच पाते। इसलिए पूरी बात को सुनना और उस पूरी बात को सुन के फिर उसके निष्कर्ष तक पहुंचना वो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इसलिए पूरे समय तक अगर बने रहेंगे तो पूरी बात को सुन के किसी निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचेंगे। अन्यथा थोड़ी बात को सुनते हैं या आधी बात को सुनते हैं या बीच में से कुछ छूट जाता है तो कई बार हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग पूरी चर्चा को करने वाले हैं कि पूरी बात को एक फ्लो में करेंगे और उस कनेक्शन के साथ करेंगे ताकि हमको वो कनेक्शंस दिख जाएं, वो पूरी बात दिख जाए और उसके वास्तविकता तक हम पहुंच जाएं। अच्छा, जब भी बात करने जाएंगे तो एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, ये भाषा है, ये शब्द है। ये जो आप सुन रहे हैं वो आपके लिए एक शब्द है, लेकिन ये केवल भाषा की बात नहीं है कि हम कुछ कहेंगे और आप कुछ कहेंगे, कुछ बुद्धि विलास करेंगे हम लोग। वो जो शब्द कहे जा रहे हैं, जो भाषा बोली जा रही है, वो शब्द के पीछे कोई अर्थ है, ठीक है। तो शब्द के पीछे कोई अर्थ है और उस अर्थ के पीछे कोई वास्तविकता है। आप उन शब्दों को सुने, अर्थ को नहीं पकड़ पाए,
या अर्थ को पकड़ लें और वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाए, तो जो बात हम लोग करना चाह रहे हैं वो बात नहीं हुई। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं एक शब्द है ना, जल कहें, पानी कहें, वाटर कहें, आप कहें, जो भी अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द है, ठीक। इस शब्द का कोई अर्थ होगा, लेकिन वो शब्द और अर्थ जो है वो किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? किसी वास्तविकता को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जब तक आप उस वास्तविकता तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंचा, संवाद नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। भाषा चली गई होगी, शब्द चले गए होंगे, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं गया। और इसको समझने के लिए मैं ऐसा कहता हूं कि जैसे अगर आपको प्यास लग जाए, आपको प्यास लगी हो और ऐसा आपके सामने वाटर, जल ऐसा बार बार कहा जाए, उसे प्यास बुझ जाती है क्या? बुझ जाती है, नहीं बुझ जाती है? नहीं बुझती है। वो जो वाटर या जल या आप जो भी, आप पानी जो भी कहें उसको, वो वस्तु रूप में क्या है, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आपकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि वो कोई वस्तु है ना, कोई वास्तविकता है। वो वस्तु रूप में जब आपको मिलता है, उससे आपकी प्यास बुझती है। ये शब्द बोल देने से नहीं हो जाता है। अभी जनरली हम लोग का अभ्यास है, खास करके पढ़े लिखे लोगों का, कि वो ये शब्दों में घूमते रहते हैं ज्यादातर। ये शब्द से शब्द को बताते हैं, किसी वास्तविकता तक पहुंचना है ऐसा ध्यान भी नहीं है और ऐसा प्रयास भी नहीं है। तो जो भी बात कही जा रही है, जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, जो भी भाषा बोली जा रही है, वो सब किसी वास्तविकता को इंगित करने के लिए किया जा रहा है। जब तक हम उस वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक बात पूरी पहुंचती नहीं है। शब्द आपने सुन लिए, उन शब्दों को याद भी कर लेते हैं, बोलने में भी आ जाता है, अपने भाषा में भी आ जाता है, लेकिन जीने में नहीं आता है। वो जीने में क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिस वास्तविकता को इंगित किया जा रहा है, उस वास्तविकता तक हम पहुंच नहीं पाए। इसलिए जो है, हम लोग जो संवाद करने वाले हैं 8 दिन में, वो प्रयास ये रहे हम सब लोगों का, मेरा भी, अपने का भी, आपके तरफ से अपेक्षा है कि हम लोग जो भी बात करें उस वास्तविकता तक पहुंचने के लिए करें, और उसके लिए जो प्रश्न बनता है उन प्रश्नों को पूछें कि जो भी बात कही जा रही है किस वास्तविकता को इंगित करने के लिए की जा रही है। जब मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से कुछ आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो जो शब्द है, जो भाषा है, वो उसके पीछे की जो वास्तविकता है उस तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसके लिए जो भी प्रश्न बनते हैं, आपको उन प्रश्नों को पूछिए। मेरी जितनी योग्यता होगी मैं उतना उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कहीं हम लोग कम पढ़ेंगे तो किसी और का सहयोग ले लेंगे। और ये तो यात्रा है, ये तो चलता ही रहता है। तो मुझे ये बिल्कुल भ्रम नहीं है कि मैं आपको कुछ समझा दूंगा। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मैं आपको समझाने नहीं आया हूं। मैं आपको कुछ समझा दूंगा ऐसा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं किसी को कुछ समझा सकता हूं ऐसा होता नहीं है। तो बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि समझने समझाने की प्रक्रिया नहीं है कि मैं समझाऊंगा और आप समझेंगे, ऐसी कोई प्रक्रिया है ही नहीं अस्तित्व में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया केवल इतनी है कि अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो मैं कुछ सहयोग कर सकता हूं आपका। मैं खुद समझ सकता हूं और जी सकता हूं, आप खुद समझ सकते हैं और जी सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए समझने में कुछ सहयोगी हो सकते हैं। इतना ही लगता है मुझे। तो आपको अगर लगता है कि मैं आपको कुछ समझा दूंगा, तो आप कम से कम मुझे इस भ्रम में नहीं डालिए। मैं तो इस भ्रम में नहीं हूं कि मैं आपको कुछ समझा दूंगा। हाँ, ये जरूर है कि हम सब लोग मिलकर कुछ समझने का प्रयास करेंगे तो हम फिर एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए सहयोगी हो सकते हैं समझने और जीने में। तो फिर हम लोग समझ के और जी सकते हैं।
तो कुछ समझाने की बात नहीं है, प्रस्ताव को रखने की बात है, और इन प्रस्तावों को आप जांच पाएं। इसीलिए लिख दिया पहले कि माने नहीं उसको क्या करें, जांचें। सुनील भैया ने शुरू में इस बात को ध्यान दिलाया कि मानने की बात नहीं, कोई क्लास नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है, या कोई प्रवचन नहीं है, एक वर्कशॉप है, एक शिविर है जिसमें हम लोग संवाद करेंगे, और जो भी संवाद करेंगे उसमें आपको कुछ मानना नहीं है, आपको क्या करना है, जांचना, माने नहीं। तो दो तीन बातों को हमने ध्यान दिलाया शुरू करने से पहले। एक तो ये कि पूरी बात को सुनना है, क्योंकि अगर पूरी बात को नहीं सुनते हैं तो अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। अगर एक कॉमा बदल जाता है जगह, एक कॉमा का जगह बदल जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए पूरी बात को एक फ्लो में हम लोग सुनने और उसको करने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, किसी शब्द, जो भी भाषा बोली जा रही है, किसी वास्तविकता को इंगित करने के लिए बोली जा रही है। जो भी शब्द है, जो भी भाषा है, वो किसी वास्तविकता या वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उस वास्तविकता, उस वस्तु तक पहुंचने का प्रयास करिए। वहां तक पहुंचने में अगर आपको कहीं कोई कठिनाई आती है तो जो भी प्रश्न बनता है उन प्रश्नों को पूछिए। मैं उन प्रश्नों का जो भी मेरी समझ है उसके अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और हम दोनों लोग मिलकर किसी वास्तविकता तक पहुंचेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और मैं आपको कुछ समझा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर समझने का प्रयास करते हैं तो हम दोनों लोग मिलकर उस समझ की यात्रा को कर सकते हैं, और हमारी समझ जो मैं समझूंगा उससे बढ़ेगी, और आप जो समझेंगे उससे आपकी समझ बढ़ेगी। जितना हम समझ पाएंगे हमारे जीने में आएगा, जितना आप समझ पाएंगे वो आपके जीने में आएगा। तो हम सब लोग मिलकर समझने और जीने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैं बात को शुरू करता हूँ। एक छोटी सी कहानी मैंने बहुत छोटे पे सुनी थी, तब मुझे उसका बहुत अर्थ उस समय नहीं क्लियर होता था। मैं उस कहानी को फिर से कहता हूँ आप सबों के लिए कि क्या हम लोग 8 दिन में करने वाले हैं। उस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कई बार वो ध्यान जाता है। वो कहानी ऐसा सुना मैंने, आप मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ। एक बार कोई एक व्यक्ति जा रहे थे, उनको बहुत तेज प्यास लग गई। तो प्यास लगी तो वो पास के जो दुकान थी उस पर चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कोई दुकानदार जो थे उनसे उन्होंने आग्रह किया कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी, अगर आप पानी दे दें तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो जो भी वहाँ पे काउंटर पे बैठे थे सेठ जी, तो उन्होंने कहा कि रुको, अभी कोई आदमी नहीं है, अभी पानी तुमको पिलवाता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा, इनको प्यास तो तेज़ लगी थी, तो दोबारा इन्होंने उनसे आग्रह किया कि प्यास बहुत तेज़ लगी, अगर पानी मिल जाए तो मैं पी लूँ, तो मेरी प्यास बुझ जाए। तो उन्होंने फिर से वही कहा कि अभी मैंने कहा ना कि कोई आदमी नहीं है, जैसे ही कोई आदमी आता है मैं तुमको पानी पिलवाता हूँ। समय थोड़ा और बीता, कोई आदमी तो आया नहीं। तो इनको बहुत तेज प्यास लगी थी, इनसे रहा नहीं गया। तो इन्होंने फिर से आग्रह किया सेठ जी से कि सेठ जी, अगर मुझे पानी मिल जाए नहीं तो मैं प्यास से तड़प जाऊंगा। तो उन्होंने फिर वही कहा, और इस बार सेठ जी थोड़ा गुस्सा करते हुए, झल्लाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि कोई आदमी नहीं है, जैसे ही आदमी आएगा मैं तुमको पानी पिला दूंगा। तो उस प्यासे ने जो सेठ जी से कहा, तब मैं जब मैं इस कहानी को सुना था तब मुझे समझ में नहीं आती थी, आज वो मुझे ज़्यादा प्रासंगिक लगती है, समझ में आती है। उस प्यासे ने उस सेठ जी से कहा कि सेठ जी, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। बात तो बहुत छोटी सी है कि भाई कोई आदमी नहीं है इसलिए पानी नहीं पिला रहे हैं, आप ही आदमी बन जाइए। अभी आप सेठ बैठे, काउंटर पे बैठे हुए हैं, सेठ बने, आप आदमी बन के आप ही पिला सकते हैं, इसमें क्या है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग काम है सबका, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम मानव कितना बन पाए, हम आदमी कितना बन पाए। हम डॉक्टर, इंजीनियर या तमाम टीचर, जो भी प्रोफेशन है, अलग अलग कुछ तो बन जा रहे हैं, लेकिन हम मानव कितना बन पा रहे हैं। उस मानव बनने की यात्रा को हम लोग 8 दिन में समझने का प्रयास करेंगे कि मानव होने के लिए, अपने को समझने के लिए, अपने जीने को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है। तो
तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये 8 दिन की यात्रा बेसिकली उसी अर्थ में चलेगी कि हम अगर मानव नहीं बन पाए हैं तो मानव बन पाए, मानवीयता आ जाए, क्योंकि मानवीयता का मतलब है कि मानवीय मूल्य फिर हमारे में दिखेंगे। वो मानवीय मूल्यों के बिना अगर हम जी रहे हैं तो फिर मानव नहीं, कुछ कमी रह गई है। तो उस यात्रा को हम लोग करेंगे इस 8 दिन में। तो यहां से मैं बात को शुरू करता हूं। अच्छा, इस बात को जब शुरू करने जाते हैं तो यहां से ही बात को शुरू करते हैं कि समग्र विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखता हूं, उससे धीरे धीरे आपको ध्यान जाएगा। मैं जनरली इस बात को शुरू में ही पूछता हूं लोगों से कि आप अपने घर में देखें, अपने परिवार में देखें या आसपास समाज में भी देखें, तो परिवार का सबसे खुशी सदस्य कौन है? जो सुखी है, खुश है, परिवार में सबसे सुखी कौन है? बच्चा। जनरली यही उत्तर भी आता है कि परिवार का सबसे सुखी व्यक्ति शायद हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, जो सबसे छोटा है वो सुखी रहता है। अच्छा, जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा है तब तक उसका सुख देखिए, धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगता है उसका सुख घट जाता है कि बढ़ जाता है? घट जाता है। अच्छा, स्कूल भी गया, फिर धीरे धीरे 5वीं पास कर लिया, सुख घट गया कि बढ़ गया? 10वीं पास कर लिया, सुख घटा कि बढ़ा? क्या हो रहा है इस पूरे क्रम में? फिर इंटर पास कर लिया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। इस पूरे क्रम में क्या हो रहा है? सुख घट रहा है कि बढ़ रहा है? फिर उसकी नौकरी लग गई, घट गया कि बढ़ गया? फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसके बच्चे हो गए। अच्छा, इस पूरे क्रम में क्या हो रहा है? सुख घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। ठीक। हाँ, कुछ लोगों के साथ तो जनरली क्या हो रहा है कि ये सुख घट रहा है। दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। क्या कोई चाहता है क्या कि एक सुख बच्चा पैदा होते हुए सुखी रहे और धीरे धीरे उसका सुख घटते जाए? कोई परिवार का सदस्य चाहता है? समाज का कोई चाहता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज में कोई चाहता है? कोई चाह रहा है क्या कि सुख घटता जाए? नहीं। फिर ये सुख घट क्यों रहा है? नहीं नहीं, हम तो पूछ ही रहे हैं आपसे। ये तो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग वही कर रहे हैं। ये तो जो भी ऑब्जर्वेशन करके बता रहे हैं। नहीं, आप बैठ के पूछ सकते हैं। एक माइक। बच्चे का सुख कम हो रहा है ये हम तय कर रहे हैं, बच्चा तो तय नहीं कर रहा है। हमने बच्चों को कब पूछा उसका सुख बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वही, आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो तो दिख रहा है कि जब बच्चा छोटा था, जब तक वो पढ़ने नहीं गया, फिर पढ़ने चला गया, फिर वो हाई स्कूल इंटर पास कर लिया, फिर उसकी नौकरी लग गई। इस पूरे क्रम में क्या हो रहा है? वो सुखी होता जा रहा है या सुख कम होता जा रहा है? ये तो ऑब्जर्व होता है घर में, परिवार में। और ये दूसरों के लिए नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप अपने लिए करें ना। अपने लिए करें तो और ज्यादा ठीक से होगा कि उस पूरे क्रम में सुख घटा है कि बढ़ा है, वो ज्यादा ठीक से निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन प्रश्न तो मैंने जो किया, एक तो प्रश्न ये है कि कोई चाह नहीं रहा है, कोई नहीं चाहता है, ना परिवार में कोई चाह रहा है, ना कोई समाज में चाह रहा है, ना कोई शिक्षक या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाह रहा है कि सुख घटे। लेकिन घट तो रहा है, जनरली घट रहा है, सबका घट रहा है ऐसा कहना ठीक नहीं है, जनरली घट रहा है। तो एक तो प्रश्न ये है कि जब कोई नहीं चाहता, जिसको कोई नहीं चाहता, वो हो क्यों रहा है? जिसको हम सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो एक तो प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये ऑब्जर्वेशन जो अभी आपके सामने मैंने रखा, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपने भी तो किया होगा,
ऐसा ऑब्जर्वेशन तो आपने घर में किया ही होगा ना कि सुख अपने में भी आ रहे हैं, अपने में भी और जनरली भी, कि वो सुख घटा है। आपको ये प्रश्न क्यों नहीं बना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न भी तो बनना जरूरी है ना। ये बदलाव अपने को या तो ठीक लगता हो तो प्रश्न नहीं बनेगा, अगर ये बदलाव ठीक नहीं लगता है तो फिर प्रश्न बनेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, जिसको हम सब नहीं चाह रहे हैं वो ऐसा हो क्यों रही है। दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। जी भैया। जो आपने बोला कि चाहना तो है कि सुख घटे नहीं, लेकिन घट रहा है, उसका जो मूल कारण ये है कि आदमी हमेशा सुखी होना चाहता है और सुख की तलाश भी करता रहता है, लेकिन जो तरीके वो सोचता है वो तरीके सुख प्राप्ति के नहीं हैं, इसलिए सुख घटता रहता है। उसको लगता है कि सुख इसी में मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली मिलता नहीं है, इसीलिए सुख घटता जाता है। भाई तो 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, मतलब जितने भी लोग हैं, उनमें से जब सब लोगों ने करके देख लिया कि वैसा करके सुखी नहीं होंगे, तो फिर वापस वैसा बाकी लोग क्यों करते रहते हैं? ये भी तो प्रश्न है ना, कि भाई हमारे पिताजी ने करके देख लिया कि जैसा उन्होंने प्रयास किया उससे वो सुखी नहीं हुए, फिर बच्चे को उसमें क्यों लगा रहे हैं? अभी जो जी भैया। इस समय जो भी भौतिक दुनिया है उसमें हर एक को यही लगता है कि इसी में सुख है। दूसरों को देख के लगता है कि सुख इसी में है, लेकिन जब वो खुद अनुभव करता है तो लगता नहीं इसमें सुख नहीं है। दूसरों को देख के ये लगता है कि सुख इसी में है, इसीलिए हर आदमी वही करता जाता है। भाई एक उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो ये हो सकता है कि जो सही रास्ता है सुख का वो नहीं पता है, तो गलत वाला ही चूंकि पता है इसलिए उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही वाला पता चलेगा तो सही को करने लगेंगे। मोती भैया, जी। मोती भैया एक निवेदन है सबसे कि जो भी बोले वो माइक में बोले। तो एक जो माइक ये है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये पूरी इस संदर्भ में जो आप सुख शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, उस शब्द का परिभाषित अनुपरिभाषा बताइए हमें, हम सबको, कि जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है और उसका सुख घटता जा रहा है, तो इस संदर्भ में सुख का क्या अभिप्राय है? आई मीन डिफाइन सुख इन दिस स्पेशल रेफरेंस। करेंगे ना वो। अभी तो जनरली जिसको आप सुख माने उसी की बात कर रहे हैं। सुख कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए ना, तो सुख के बारे हर व्यक्ति को कुछ तो पता ही है। हम लोग जो प्रस्ताव रखेंगे उसको तो आगे रखने ही वाले हैं। अभी तो बहुत सारे प्रश्न को उठा रहे हैं ताकि आपको जगह बने कि क्या समझना है, तो आगे उस पर बात करने ही वाले हम लोग कि सुख है क्या। लेकिन फिर भी मतलब मैं सुख के बारे कुछ प्रस्ताव यहाँ से रखूँ, उसके पहले भी सुख के बारे आपको पता ही है। तो अभी जब बात कर रहे हैं तो उसी के साथ कर रहे हैं, जो आपको पता है उसी के साथ कर रहे हैं। जब यहाँ पे बात कर लेंगे, अगर वो लगेगा कि आपके हमारे काम का है तो उसको देखेंगे, फिर तो आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो भी प्रश्न, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, उस शब्द से जो भी आपने अभी तक समझा है उसी के साथ ही बात होगी, नहीं तो बात ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक शब्द को समझाने के लिए अगर एक वाक्य बोला जाएगा तो उसमें नए कई सारे शब्द आ जाएंगे, फिर उनको समझाना पड़ेगा। तो वो पूरा प्रक्रिया ऐसे नहीं चलती है। प्रक्रिया ऐसे ही चलती है कि अभी जितना आपने समझा है उस शब्द के बारे वहीं से आप शुरू करेंगे, मैं जितना समझा हूँ मैं वहाँ से शुरू करूँगा। दोनों लोग मिलकर धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अगर कुछ कॉमन होगा तो हम सब दोनों लोग समझ पाएंगे उसको। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे सुख में बच्चे को ये रहेगा कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, तो वो वहाँ पे दुखी रहेगा। बच्चे के परिवार वाले भी बोलेंगे कि हाँ मेरा बच्चा मैथ्स के लिए दुखी हो रहा है, कोई साइंस के लिए दुखी हो रहा है, और कोई बच्चा सिर्फ खेल में मगन रहेगा। तो हर एक का देखने का नज़रिया अलग है। लेकिन इस चीज़ में जब हम बच्चे को अगर हम समझाते कि बेटा ये एक परिवर्तनशील दौर है, इसको तुम्हें सहज होकर के, आनंदित होकर के इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ना है, तो फिर शायद उसको नज़रिया बदल सके। ठीक है ना। धीरे धीरे सब चीज़ें स्पष्ट होंगी कि अभी मैथ में सुख है कि दुख है, कि साइंस में सुख है कि दुख है, सुख है कहाँ। अभी की यदि सुख की परिभाषित करें तो यूँ कहेंगे कि दुख का अभाव ही सुख है। अभी जो सोचते हैं कि दुख का अभाव जो है, दुख नहीं होवे तो सुख है। अभी जो परिभाषा यदि अपन लेवें अभी,
तो दुख का अभाव हो गया, दुख नहीं है मतलब सुख है। वही तो, इसलिए प्रयास भी चल रहा है और सुख के लिए नहीं चल रहा है, दुख को खत्म करने के लिए चल रहा है। दुख को खत्म करने के लिए चल रहा है। तो वो पूरा नहीं पड़ रहा है आदमी को, वो पूरा तो नहीं पड़ता है। दुख खत्म हो जाता है उससे हम सुखी नहीं हो जाते। हाँ, सुखी हो जाएंगे तो ये निश्चित है कि दुख खत्म हो जाएगा। सर सुख तो केवल मनस्थिति है। सुख मेरे लिए दाल रोटी में भी सुख है, और अगर कोई बहुत हलवा पूरी खा, हम भी, छोटा बच्चा मिट्टी में खेल के भी खुश है, और मेलों में राजा के बच्चे खेल रहे हैं, वो उसमें भी खुशी नहीं है। तो खुशी जो है, सुख है, वो केवल आपकी मन की स्थिति है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब खुश हैं क्योंकि हम कुछ सीख रहे हैं, और जो नहीं सीख रहे हैं वो दुखी हैं। नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। करेंगे ना, उस पे बात करेंगे। अभी सुख क्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने जो प्रश्न पूछा वो ये कि ये बच्चा जो है वो सुखी दिखता है किसी भी घर में, वो धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है तो उसका वो सुख घटते जाता है। जनरली ऐसा ऑब्जर्वेशन में आता है, सबके साथ ही ऐसा होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा ऑब्जर्वेशन में आता है कि वो जो सुख उसका घट रहा है, वो घट क्यों रहा है? चाह तो नहीं रहा है, कोई भी नहीं चाह रहा है, ना वो बच्चा चाहता है, ना परिवार चाहता है, ना समाज चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि सुख घटे, फिर भी घट तो रहा है। क्यों घट रहा है, ये प्रश्न है। हम लोग इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे 8 दिन में कि ये सुख घट क्यों रहा है। हम चाह नहीं रहे हैं फिर भी घट रहा है, क्यों घट रहा है, उसको हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे। जी। मुझे जैसा आपने पूछा कि क्यों घटा है, तो मैं जितना अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आपको लाइफ के बारे में और पता चलता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, या आपको मुझे कभी कभी लगता है जिसमें सुख मान रखा है उसमें सुख होता नहीं। जैसे किसी बच्चे ने खिलौने में सुख मान रखा है, आगे चल के उसे फ़ोन मिलता है, वो फ़ोन में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। मतलब हम सब सामान में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए वो घट रहा है। और मेन प्रॉब्लम मतलब मेन ये भी हो सकता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है और हम उस जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते हैं, और आगे लाइफ को ना समझने के कारण भी ऐसा है ना। देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं सुख को घटने के, कि क्यों सुख घट रहा है। हम लोग जब 8 दिन चर्चा करेंगे तो अलग अलग इशूज जो हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं, कहाँ पे कहाँ क्या चूक हो रही है उसका पता चलेगा, और उससे अपने को क्लियर होगा कि क्यों सुख घट रहा है। तो वो तो हम लोग करने ही वाले हैं। वो तो मैं प्रश्न इसलिए उठाता हूँ ताकि आपको ध्यान जाए कि ये हमारे यहाँ हो रहा है और हम देख भी नहीं रहे हैं। इसीलिए दूसरा प्रश्न मैंने ये किया कि ये जो ऑब्जर्वेशन अभी मैंने बताया, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपने भी किया होगा, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन को करके आप में ये प्रश्न नहीं बना कि ये क्यों हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है, या इसके लिए क्या किया जा सकता है कि ऐसा ना हो। वो प्रश्न नहीं बना है, इसलिए उस प्रश्न को उठा रहे हैं। तो हम लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सबको जीना है। इस जीने के क्रम में या तो हम सुखी होके जिए या दुखी होके जिए, 2 चॉइस में से अगर आपको चूज करना हो कौन सा वाला, सुखी होके या दुखी होके? जीना तो है ही, तो सुखी होके जिए। अब वो सुखी होके कैसे जिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब पूरी बात को जो करेंगे, कैसे करेंगे उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। पूरी जो बात है वो किस तरह से की जाएगी, और फिर उसको शुरू करेंगे चर्चा को। तो यही बात से शुरू कर रहे हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपके लिए क्या है, एक प्रस्ताव है, एक प्रपोजल है, कोई आदेश उपदेश या प्रवचन नहीं है कि आपको मानना ही है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपके लिए प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव को क्या करें, माने नहीं, मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना है? मानने में क्या दिक्कत है? जो कहा जा रहा है अगर उसको आप मान लें तो उसमें दिक्कत क्या है? तो उससे समस्या क्या होगी ना, जांचना नहीं हो पाएगा तो उससे समस्या क्या है? जी दीदी। किसी की बात मानते तो थोड़े समय तक हमारे हृदय में रहती है, जब हम एनालिसिस करके उसको मानते कि हाँ ये सही है, तो वो हमारे लिए परमानेंट रहती है कि हाँ ये सही है।
वो एक जीवन विद्या के काफ़ी पुराने सीनियर व्यक्ति, अब वो नहीं रहे, शरीर उनका नहीं रहा। एक बार उनसे बात हो रही थी, राम जी भाई नाम है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा उनका बात नाम। तो एक बार उनसे बात हो रही थी, ये बात 2008 की है, तब मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। तो हमारे यहाँ एक वर्कशॉप हुई थी, उसमें उनको बुलाए थे हम लोग, उनको सुन रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत सामाजिक, लंबे समय तक सामाजिक जीवन उन्होंने जिया था, तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सिंपल ढंग से रखते थे वो। तो ऐसे बातचीत होते हुए उन्होंने कहा कि उधार से उद्धार नहीं होता, ऐसा राइम में बहुत सारे लाइनें वो बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि उधार से उद्धार नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बात मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा था वही वो कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक बात तो समझ में आई होगी कि उधार से उद्धार नहीं होता। तो हमने कहा एक बात तो समझ में आई कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है ना, तो आप उधार लेके आपका काम चल जाएगा क्या? आपका परिवार उधार से चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो उधार से उधार नहीं होगा, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, ये दुनियादारी में समझ में आती है कि पैसा कमाना पड़ेगा, उधार लेके काम नहीं चलेगा। लेकिन ये बात ज्ञान के साथ भी लागू होती है। ज्ञान के साथ भी यही बात लागू होती है कि उधार से उधार नहीं होता। ये जो हम मान लेते हैं ना, अगर किसी ने कहा और हमने उसको मान लिया, ये हमारे ऊपर उधार हो गया उसका, ये उधार हो गया उसका हमारे ऊपर। और ये उधार से उधार तो नहीं होगा हमारा, कुछ अपनी कमाई करनी पड़ेगी ना। वो कमाई कैसे होगी? वो जांच के होगी। जब हम उसको जांच पाते हैं अपने स्वयं के अधिकार पर, अब जांच पाते हैं तब वो बात मेरी हो जाती है। जब तक हमने जांचा नहीं है तब तक वो बात किसी और की है। जब हमने जांच लिया, अब वो बात मेरी हो गई, अब इससे हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए माने नहीं, क्योंकि मान लेंगे तो उधार हो जाएगा आपके ऊपर, और उधार का ज्ञान जो है वो चलता नहीं बहुत दिन, क्योंकि फिर कोई दूसरा आता है, फिर कुछ और कह देता है, फिर कुछ और हम मान लेते हैं। तो उद्धार से उद्धार नहीं होगा, इसलिए माने नहीं। जो कुछ भी कहा जा रहा है आपके लिए प्रस्ताव है, उसको माने नहीं। मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जांचेंगे। अच्छा, जांचने भी जाएंगे तो कैसे जांचेंगे? किसी समझदार व्यक्ति ने, किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी सामाजिक व्यक्ति ने, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कह दिया इसलिए उसको ठीक मान लें? कहीं किताब में लिखा हुआ इसलिए उसको ठीक मान लें? या मेरे लिए ठीक है इसलिए ठीक मानेंगे? अगर मेरे लिए ठीक नहीं है तो जो कह रहा है, जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसके लिए ठीक होगा। अगर वो मेरे लिए ठीक नहीं है तो वो बात ठीक नहीं है फिर। इसलिए स्वयं के अधिकार पे मेरे लिए सही है कि नहीं, इस बात को देख पाना। इसलिए कहा कि जांचें स्वयं के अधिकार पर। मेरा अधिकार क्या है? मेरी सहज स्वीकृति। मेरी सहज स्वीकृति ही मेरा अधिकार है। तो जो मुझे सहज रूप से स्वीकार्य होता है वो मेरे लिए ठीक है, जो मुझे सहज रूप से स्वीकार्य नहीं होता है वो मेरे लिए ठीक नहीं। तो माने नहीं, इसको जांचें, और जांचें भी स्वयं के अधिकार पे, अपने सहज स्वीकृति के आधार पर। तो जो मेरे लिए सहज है, जो सहजता में मुझे स्वीकार्य होता है, वही मेरी सहज स्वीकृति है। और अगर मुझे सहज स्वीकार्य होता है तो फिर वो मेरे लिए ठीक है। फिर उसका जानना हो पाता है, हम जांच के जान पाते हैं, और जानने के आधार पे मान पाते हैं, और उसके आधार पे फिर हम जी पाते हैं। इतनी बात ठीक है? तो जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपके लिए एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव है, उसको मानना नहीं है, उसको जांचना है। उसको जांचेंगे भी अपने सहज स्वीकृति के आधार पे। हम लोग जो करने वाले हैं 8 दिन, एक संवाद की प्रक्रिया है, एक डायलॉग का प्रोसेस है, एक संवाद की प्रक्रिया है।
और ये जो संवाद है ना, ये संवाद अभी मेरा और आपके बीच, या जो भी यहाँ पे खड़ा होगा उसके और आपके बीच में शुरू होगा, लेकिन धीरे 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 ये संवाद आपका अपने में चलने लगता है। जी भैया। कोई व्यक्ति अगर गुटखा खाता है और कोई उसको ऑफर करता है तो उसके लिए तो सहज स्वीकृति होगी, वहाँ क्या आप देखते हैं स्थिति? धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे कि सहज स्वीकृति किसको कह रहे हैं। तो गुटखा खाता है तो हर बार ही गुटखा खाता है। सहज का मतलब होगा कि जो हमेशा एक जैसा बना रहे। तो किसी ने ऑफर किया तो गुटखा खाएगा, फिर पिताजी ने ऑफर किया गुटखा खाओ, तब खाएगा कि नहीं खाएगा। अब ये दोनों में अंतर है, इसका मतलब ये सहज स्थिति नहीं है, ये दबाव प्रभाव है, कुछ सहजता नहीं है। तो सहजता होगी तो हर जम एक जैसा होगा। वो अभी उसको सहज लगता है। अभी इसके स्वीकृति और सहज स्वीकृति का जो अंतर है ना, जब आगे सहज स्वीकृति की बात करेंगे लंच के बाद वाले सेशन में, तो आपके इस प्रश्न को और फिर से मैं उठाऊंगा और फिर उस पर और डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जिसको हम सहज स्वीकृति मानते हैं वो हमारी सहज स्वीकृति नहीं है। मुद्दा तो सिर्फ इतना ही है, क्योंकि सहज का मतलब है कि वो हरदम, हर समय, हर स्थिति में, हर व्यक्ति के लिए वो निश्चित रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो उस पर बात करेंगे। अभी वो सहज है कि नहीं है उसको देखेंगे। तो ये संवाद की प्रक्रिया है, और ये जो संवाद की प्रक्रिया मेरे और आपके बीच में शुरू हो रही है, इस पूरे वर्कशॉप का उद्देश्य ही इतना है कि वो संवाद आपका अपने में चलने लगे। 8 दिन में अगर वो संवाद आपका अपने में चलने लगे तो मेरा काम पूरा हो गया, आपका काम शुरू हो गया फिर। और काम ही इतना है कुल मिला के, क्योंकि जनरली हम अपने में संवाद नहीं करते। वो संवाद अगर हमारा शुरू हो जाए तो फिर बात पूरी हो जाएगी, फिर हम वापस देख पाएंगे। तो वो संवाद की प्रक्रिया, वो संवाद धीरे धीरे जो है आपका अपने में चलने लगता है। ठीक है, तो इस विधि से हम लोग बात को करने वाले हैं। अगर इसमें किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बताएं। ये विधि आपको सहज स्वीकार्य है या नहीं है? आवाज नहीं आ रही। ये जो विधि है, ये जो प्रोसेस है, ये ठीक है या इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है? ठीक है ये। तो इसी विधि से हम लोग बात करेंगे। बात को शुरू करें। ठीक, बात को जब शुरू करता हूं तो समाज की स्थिति से थोड़ी बात को हम लोग शुरू करते हैं। अगर समाज की स्थिति को देखें, ये बात को जब शुरू कर रहे हैं तो जगह बना रहे हैं अभी कि क्या शुरू होना है, क्या बात होनी है। अभी उसका जगह बन जाएगा तो फिर वो बात शुरू होगी धीरे धीरे। अगर थोड़ी समाज की स्थिति को देखें ना तो पता चलेगा कि अभी क्या समाज की स्थिति है। क्या लगता है आपको, जितने भी दिन से आप समाज को देख रहे हैं, जो भी आपकी एज होगी, उसमें समाज में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है? जैसे आप देखें ना कि विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधक, चिकित्सा, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये सब के माध्यम से सुविधाएं तो बहुत उपलब्ध हुई हैं, लेकिन क्या समाज का इतना ही विकास हुआ है? जी भैया। समाज का और ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है ना। तो क्या लगता है कि ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये सब के माध्यम से, और भी बहुत सारा के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं तो उपलब्ध हुई हैं। इसमें किसी को दो राय तो नहीं है कि सुविधाएं बहुत सारी बढ़ गई हैं, ठीक है, लेकिन क्या समाज का उतना ही विकास हुआ है जितनी ये सुविधाएं बढ़ गई हैं? हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए एक पैरामीटर देता हूं। पैरामीटर तो आपको पता हो ना, कैसे जांचेंगे आप ये विकास हुआ है कि नहीं। एक पैरामीटर देता हूं, उससे ज्यादा ध्यान जाएगा। जैसे अगर आप भय को देखें तो 3 तरह के भय दिखते हैं। इनमें 3 में से कौन सा भय आपके लिए प्रमुख है? एक तो हिंसक पशुओं का भय है,
दूसरा प्राकृतिक आपदा का भय है, और तीसरा मानव के अमानवीय व्यवहार का भय है। आप इन तीन में से सबसे अधिक किससे भयभीत हैं? मानव के अमानवीय व्यवहार से। तीसरे वाले से सब लोग सहमत हैं? आप लोग बोलते कम है। सहमत है? ठीक। तो मानव के अमानवीय व्यवहार का भय सबसे अधिक है। अब क्या कहेंगे, समाज का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अच्छा, ये जो भय है मानव के अमानवीय व्यवहार का भय, ये घट रहा है या बढ़ रहा है समय के साथ? बढ़। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लेता हूं धीरे से, कि ये भय केवल घर के बाहर ही है या घर के अंदर भी है? तो ये घर के अंदर भी है और ये बढ़ भी रहा है। तो क्या कहेंगे, समाज का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसका मतलब है कि सुविधाएं तो बहुत सारी बढ़ गई हैं, लेकिन समाज में जो विकास होना था वो नहीं हुआ। और ये भय बढ़ भी रहा है लगातार। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन तरह के भय में, ये जो दो ऊपर के हैं, हिंसक पशुओं का भय और प्राकृतिक आपदा का भय, उन दोनों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारा प्रयास भी चलता रहता है। कि ये जो हिंसक पशुओं का भय है ना, अब ये तो बचा नहीं। आप जंगल में अगर जाएं, जहां जंगल शुरू होता है ना, उसके पहले बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं और उसमें यही लिखा रहता है कि जीवों पे दया करें, और वहां शेर का ही चित्र बना रहता है। तो शेर से आपको ज्यादा डर नहीं है, शेर को ज्यादा डर है किससे? मानव से। तो हिंसक पशुओं का भय तो अब बचा नहीं, क्योंकि हमने उनको तो निपटा ही दिया है। अच्छा, दूसरा प्राकृतिक आपदा का भय, इससे भी निपटने का बहुत सारा उपाय तो करते ही रहते हैं ना। मतलब इतनी गर्मी है या बहुत ठंड है, बहुत बारिश हो रही है, उससे निपटने के लिए लोगों ने ऐसे घर बना लिए। भूकंप से बचने के लिए भी घर बना लिया। तो प्राकृतिक आपदा से बचने का कुछ उपाय कर रहे हैं। वो उपाय सही है कि नहीं, इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन उपाय तो कर ही रहे हैं जितनी समझ है उसके आधार पे। ये मानव के अमानवीय व्यवहार का भय घट जाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मनुष्य का बौद्धिक विकास अभी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये भय घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। शिक्षा घट रही है या बढ़ रही है? दोनों का कोई संबंध तो नहीं है। अब मानवीय शिक्षा बढ़ रही है, मानवीय शिक्षा घट रही है, और जितने भौतिक संसाधन हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये सेल्फ डिसीजन, नो आवर सेल्फ, नो द सेल्फ से ही होगा, जिसके लिए कि जिस यात्रा पे हम लोग चल रहे हैं, आप हम लोगों को संज्ञान दे रहे हैं। मेरा सोच यही है। देखिए, शिक्षा तो बढ़ रही है, मतलब शिक्षा कहें या साक्षरता कहें, जो भी कहें, अभी तो उसी को लोग शिक्षा मानते हैं। अभी शिक्षा का तो मतलब ही समझना है, लेकिन वो बढ़ तो रहा है, भय भी बढ़ रहा है। कोई रिलेशन है कि नहीं, वो इससे पता चलेगा कि आज के जो शिक्षा है ना, उससे जो विद्यार्थी निकलता है, ये जो पढ़ लिख के विद्यार्थी निकल रहा है, उसकी मानसिकता किस तरह की तैयार हो रही। दो ऑप्शन है, सदुपयोग करने की, सुविधाओं का वो सदुपयोग करे और श्रम पूर्वक उत्पादन करे, ये मानसिकता हम तैयार कर रहे हैं आज के दिन शिक्षा में, या ये मानसिकता तैयार कर रहे हैं कि कम से कम श्रम करें और अधिक से अधिक संग्रह और भोग करें। आज की जो पीढ़ी है वो कम से कम श्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहती है, संग्रह और भोग करना चाह रही है। अच्छा, अगर दूसरी वाली मानसिकता तैयार हो रही है
तो ऐसी अगर मानसिकता तैयार होगी तो इससे भय घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर कम से कम श्रम और अधिक से अधिक संग्रह भोग की मानसिकता तैयार होगी तो उससे तो भय बढ़ेगा, भय घटेगा नहीं। इसलिए अभी भय बढ़ा हुआ दिख रहा है। मानव के अमानवीय व्यवहार का जो भय है वो बढ़ा हुआ दिखता है। इसीलिए प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि शिक्षा की भूमिका क्या है? क्या है शिक्षा की भूमिका? शिक्षा की अभी जो आज के ये उसमें है, केवल पैसा कमाना ही सिखा रही है शिक्षा। बाकी बच्चों में जो वास्तविक संस्कार आने चाहिए, संस्कार होने चाहिए, वो तो बिल्कुल सिखा ही नहीं रहे। और जितनी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें केवल पैसा कमाने की मशीन बना रखा है बच्चों को। जितना पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों पे खर्च करें, इतना खर्च कर लेंगे बच्चे हमसे भी दुगना कमाएं। मोती भैया जी, आज जो हैंड रेज कर दें, किधर से आवाज़ आ रही है? मैं इधर पीछे। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम नमन जैन है। आज जो जिस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, हम जैसे यंगस्टर्स को, वो इस तरीके से दी जा रही है कि हम अभी जैसे आपने बताया टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इनमें हम कैसे सेट हो सकते हैं आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में, उसके हिसाब से हमें अभी तैयार किया जा रहा है। ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमैनिटी को लेके आपका एग्जिस्टेंस पे काम करने के लिए कि क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग, उसके लिए हमें शिक्षा हमें शिक्षित नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम यंगस्टर्स तक अवेयरनेस नहीं है, वो नॉलेज पहुंच नहीं पा रही है ना। तो इसलिए प्रश्न ये बनता है कि शिक्षा की भूमिका क्या है, क्योंकि मानव के मानव व्यवहार का भय बढ़ रहा है, शिक्षा भी बढ़ रही है। प्रश्न बन जाता है कि फिर शिक्षा की भूमिका है क्या? जी, हमने एक प्रवर्ब पढ़ा है, एजुकेशन फॉर मनी शेक नाउ इट इज एट प्रेजेंट, एजुकेशन फॉर मनी शेक, तो उसका असर साफ दिखता है। और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ऑन ह्यूमैनिटी लेवल, हेलो जी, हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को आधार मान करके और मानवता के साथ कि हमारा मानवीय धर्म क्या है, फर्ज क्या है, उससे हम बहुत दूर हैं। और वो प्रवर्ब यही बताता है, एजुकेशन फॉर मनीषिक, टका धर्मम टका कर्मम टके टका सर्वे सर्वम। आज का मूल सूत्र यही है पूरे समाज का, और यही हमारे सबसे बड़ा विकार है, विकृति है। हलम टेंशन की मैंने लाइन पढ़ी थी, मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो लिखा था, 20th century may be rich in jet aeroplanes, but we are pretty poor in spirit, on which today you are expressing ideas of real humanity. Thanks, sir. जी, जी दीदी। आज की शिक्षा औपचारिक शिक्षा रह गई है, कैरिकुलम पर बेस्ड है, डिग्री प्राप्त करना और उससे रोजगार प्राप्त करना। मुख्य रूप से मेरे हिसाब से नैतिक शिक्षा की कमी हो गई है। नैतिक शिक्षा विद्यालयों में नहीं सिखाई जाती है, और अगर उसका पीरियड भी है तो केवल फॉर्मल है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, तो न बच्चे न टीचर उस पर कोई ध्यान देते हैं। और वो कमी परिवार में भी देखने को मिल रही है। परिवार वाले भी यही कहते हैं कि पढ़ो, कैरिकुलम पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, डिग्री अच्छी प्राप्त करो, अच्छा जॉब मिल जाएगा, पर उसको ये शिक्षा नहीं देते कि दया क्या होती है, सहयोग क्या होता है, आपसी सामंजस्य क्या होता है, प्यार क्या होता है। ये न घर में सिखाया जाता है न बाहर सिखाया जाता है। धन्यवाद। जी, और लोग बताएं शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षा की जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई, तभी से शिक्षा का अपना घटता जलाएगा शिक्षा का स्तर। जब से मैकाले, जब हमारा गुरुकुल था तो उस समय भारत की शिक्षा चरम सीमा पर थी, संस्कार सब कुछ सब अच्छा है। अब बदलाव तभी आएगा कि शिक्षा अगर गुरुकुल में हो तो संस्कार मिलेंगे, बाकी इस मैकाले की शिक्षा पद्धति से कुछ होने वाला नहीं है। सर, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन है ये केवल स्किल डेवलप कर रहा है, तो शिक्षा नहीं है। स्किल जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो दिया जा रहा है वो स्किल दिया जा रहा है, शिक्षा एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है।
जी, और कोई बताएंगे शिक्षा की भूमिका क्या है? आज की जो शिक्षा है बच्चों में, हम देख रहे हैं कि जिस तरह के तरीके से हमारे साइंस के हिसाब से और आधुनिकता के हिसाब से, कंप्यूटराइज के हिसाब से बच्चों का जो शिक्षा स्तर बढ़ना चाहिए वो तो बढ़ा है, लेकिन बच्चों के अंदर जो किताबी ज्ञान आ रहा है, इसके अलावा सामाजिक पारिवारिक जो ज्ञान आना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान आना चाहिए, वो इनको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बच्चे सुबह से शाम तक बस किताबों में ही पढ़ते रहते हैं। इस भैया अगर जैसे अभी के कैरिकुलम की बात करते हैं एजुकेशन की, लाइक एक एजुकेशन जो होती है जो एक व्यवहारिक एजुकेशन है, उसके अलावा वो एजुकेशन जो हमको स्कूल से मिल रही है, तो वो तो भैया जो एजुकेशन हम जैसे बच्चा पैदा होता है पहले 12th तक, उसके बाद में ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स सब करता है, तो ये जो शिक्षा है ये तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक करियर ओरिएंटेड है, मनी मेकिंग ओरिएंटेड है, कि सिर्फ ये करने से आपके आचरण में कहीं से कहीं तक बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे आचरण में कहीं से कहीं तक बदलाव नहीं आ रहा है। बस मैं ये सोच पा रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं ये डिग्री ले लूँगा, अगर मैं ये पढ़ाई कर लूँगा, अगर मेरे पास ये डिग्री होगी तो आई विल बी एबल टू अचीव मोर इन माई फ्यूचर, आई विल बी एबल टू अर्न मोर, आई विल बी एबल टू हैव अ गुड डिग्री। ऐसा तो आज के टाइम में जो एजुकेशन चल रही है सिर्फ एक सामने वाले इंसान को एक डिग्री देने के लिए ही है, ना कि इसके आचरण परिवर्तन कर रही है। और इसी के साथ साथ भैया आज के टाइम में जो एजुकेशन है, जो कैरिकुलम है, ये और यंगर जनरेशन को डरा रहा है कि यू वॉन्ट बी एबल टू मेक लाइक योर फ्यूचर। ऐसा कि अगर हम अभी अगर अपने प्रेजेंट में ध्यान नहीं देते तो हम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भैया फाइनेंशियली इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आज की टाइम में जनरेशन में, कि इन फ्यूचर हमारा क्या होगा, अगर हम सही से अगर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम अपना घर कैसे चलाएंगे, वो चीज़ का वो ज़्यादा चल रहा है। आज के टाइम में किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारे अगर घर में कुछ छोटी मोटी बहस हो रही है तो क्यों हो रही है, हम सब उसको एक एज बाय डिफ़ॉल्ट मान रहे हैं कि ये तो होगी, और हमने सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये तो होनी है। और हम कहते भी है, बचपन से हमने सुना भी है और कहते हुए भी सुना है, देखा भी है कि जहाँ प्यार होता है वो तो लड़ाई होती है। तो हम ये एक सेंटेंस थ्रो करते हैं और बस जो अपनी लड़ाई हो रही हो तो उसको दबा देते हैं। तो मुझको लगता है कि वह आचरण की शिक्षा की कमी, और अभिभावक भी शिक्षा इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनमें भी अयोग्यता है, उनमें भी समझ नहीं है। अगर उनमें समझ होती तो हो सकता है कि हमको उस शिक्षा की ज़रूरत कम पड़ती और हम चीज़ों को हर तरफ से आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच पाते, बट अभिभावकों में भी वो समझ नहीं है। जी हाँ भैया बताएं। और वैसे शिक्षा की भूमिका की अगर बात करें, हम बात कर रहे हैं कि क्या है, तो वो तो यही दिखता है कि मानव मानवीय आचरण से जी सके, है ना, एक लाइन में अगर बात करें। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। कॉलेज एजुकेशन में या कहीं पे भी देखेंगे तो मेजरली वो हो चुका है, स्किल बेस्ड हो गया है, और अल्टीमेटली बात करें तो बस जॉब ओरिएंटेड हो चुका है। वो कहीं भी किसी भी तरीके से बच्चा जो है पैसा कमा पाए, उसमें सक्षम हो पाए, और जो मूल जो मुद्दा है उसका वो एड्रेस हो नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, ऐसा लगता है मुझे। मैं जब भी सोचता हूँ कि यह शिक्षा इस पूरे धरती पे देखें तो मानव सबसे विकसित इकाई है, सबसे विकसित ब्रेन जो है वो मानव के पास है, और शिक्षा का काम जो है मानव में ही मुख्य रूप से चल रहा है। बाकी अगर मानव के अलावा बाकी इकाइयों में देखें तो उस तरह से शिक्षा नहीं है जिस तरह से मानव में है। कुछ पशुओं में थोड़ी बहुत स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, कैसे चारा लाना है या कैसे खाना है, कैसे दूध पीना है, कुछ इस तरह का थोड़ा बहुत कुछ शिक्षा के नाम पे चलता होगा, लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा का काम जो है वो मानव कर रहा है। मैं जब इसको सोचता हूँ कि इस पूरे शिक्षा के उसको देखें, अगर एक ह्यूमन लाइफ को अगर आप देखें तो ये लाइफ जो है, अगर आप मतलब पहले तो 100 साल होता था ह्यूमन लाइफ को अगर देखते थे, तो अभी के दिन अगर देखेंगे तो अधिक से अधिक जो है ये 75-80 साल जो एवरेज जो है लाइफ है, एवरेज जो एज है आज के दिन 70 से भी कम है, लेकिन उसको 75-80 अगर मान लें, ये शिक्षा का काम कितने दिन तक चल रहा है? ये शिक्षा का काम जो है वो कितने दिन तक चल रहा है, क्या लगता है? 20 से 25 साल तो चल रहा है, कम से कम 20
मतलब अगर आप ग्रेजुएशन भी करते हैं तो 20 साल, 21 साल, 22 साल हो जाता है। 16-17 साल में इंटर 12th करते हैं, 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो 22-23 साल, 25 साल, मतलब अगर मान लें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए तो 25 साल, ठीक, कम से कम 25 साल चल रहा है। ये 75 साल में से 25 साल 1/3 है, 1/3 है ना। हमारे पूरे शरीर यात्रा का 1/3 हिस्सा है 25 साल। किसके लिए लगा रहे हैं इसको? शिक्षा के लिए। क्यों लगा रहे हैं? मतलब हमारे जो पूर्वजों ने शुरू किया होगा इस शिक्षा के काम को, तो क्या सोच के शुरू किया होगा? उन लोगों ने जब शुरू किया तब 1/4 था, 100 साल का उम्र होता था तो 25 साल लगाते थे। ये 25 साल जो है क्यों लगाया होगा? अच्छा, ये 25 साल तो एक तरह से 1/3, 1/4 जो भी आप कहें, लेकिन ये मानव शरीर का सबसे ऊर्जावान समय है। किसी भी मानव के शरीर यात्रा को देखें तो उस शरीर यात्रा का सबसे ऊर्जावान समय है ये 25 साल शुरू का। तो उस शरीर यात्रा का 1/3 या 1/4 समय शिक्षा को अर्पित समर्पित किया है मानव ने, तो इसका इतना छोटा उद्देश्य तो नहीं होगा कि कमाने खाने की योग्यता आ जाए। मुझे लगता है कितना छोटा उद्देश्य के साथ तो हमारे पूर्वजों ने इसको नहीं शुरू किया होगा। आज के दिन इतने पे सिमट गया है कि वो 25 साल लगा के व्यक्ति कमाने खाने योग्य हो जाए। वो भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस पे भी डाउट है। 25 साल लगा के हर आदमी कमाने खाने योग्य हो जा रहा है, इस पे भी अभी डाउट है। लेकिन अगर हो भी जाए, 100% लोग जो शिक्षा में 25 साल गुजर रहे हैं वो कमाने खाने योग्य अगर हो भी जाएं, तो क्या लगता है इतना छोटा उद्देश्य होगा? एक ह्यूमन लाइफ का 1/3 समय, सबसे ऊर्जावान, सबसे एनर्जेटिक 1/3 समय को हम लगा रहे हैं शिक्षा में, तो इतना छोटा उद्देश्य तो नहीं होगा कि कमाने खाने योग्य हो जाए। कुछ तो बड़ा होगा। मुझे लगता है कि वो इसीलिए कि लगाते रहे हैं लोग कि अगर 1/3 या तब का 1/4 25 साल लगा के बाकी का जो 50 या 75 साल बचता है वो कैसे जीना है ये समझ में आ जाए तो ये 25 साल सार्थक हुआ। कि आगे की पूरी मेरी जो यात्रा है उस यात्रा को कैसे करना है उसके लिए 25 साल लगा लिया जाए, ताकि बाकी का जो बचा 75 साल है या आज के दिन 50 साल बचता है, वो 50 साल भी है, वो कैसे जीना है ये बात अगर समझ में आ जाए तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा हुआ। इसीलिए जो शिक्षा का उद्देश्य है ना, वो यही है कि निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित हो जाए। मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता को विकसित करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो अपने शरीर यात्रा का 1/3 समय लगा के अगर ये बात समझ में आ जाए कि बाकी का 2/3 को कैसे जीना है, तो मुझे लगता है कि ये 25 साल फिर सार्थक हुआ। उससे कम में ये पूरा नहीं पड़ेगा। आज के दिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ये जरूर प्रश्न है। आज के दिन ये काम हो पा रहा है कि नहीं शिक्षा के माध्यम से कि मानव निश्चित मानवीय आचरण से जीने के योग्य हो जाए, ये जरूर प्रश्न है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक प्रश्न ये भी है। क्या मानव निश्चित मानवीय आचरण से जी सकता है? ये भी एक प्रश्न है। आप पूरे प्रकृति को देखें ना, मानव के अलावा पूरी प्रकृति को देखें, क्या लगता है आपको प्रकृति की इकाइयों का आचरण निश्चित दिखता है या नहीं दिखता है? जैसे आप पेड़ पौधों को देखें, पेड़ पौधों का आचरण निश्चित है या नहीं है? कैसे निश्चित होता है? जैसा बीज है वैसा आचरण है। नीम का बीज लगाएंगे तो नीम का पौधा होगा, नीम का पेड़ बनेगा, उसमें नीम के फल लगेंगे, उसमें फिर नीम का बीज होगा, उससे फिर नीम बनेगा। तो जैसा बीज वैसा आचरण। पशु पक्षी का अगर देखें, जैसे गाय का आचरण है तो गाय के वंश का है तो उसका आचरण गाय की तरह, कुत्ते के वंश का है तो उसका आचरण कुत्ते की तरह, शेर के वंश का है तो उसका आचरण शेर की तरह। तो जिस वंश का है उसका आचरण वैसा, तो जिस वंश का है उसका आचरण वैसा निश्चित हो जाता है। आदमी का आचरण कैसे निश्चित होगा?
आदमी एक ही वंश का है कि अलग अलग वंश का है? अब इसमें भी डाउट है लोगों को, क्योंकि वंश से तो तय नहीं होता है, क्योंकि एक ही वंश का है मानव। तो मानव का जो आचरण है ना, वो कैसे तय होगा? शिक्षा संस्कार से। जैसा शिक्षा संस्कार वैसा आचरण। तो अगर मानवीय शिक्षा संस्कार का काम हो जाएगा तो मानवीय आचरण हो जाएगा। तो अगर प्रकृति की हर इकाई का एक निश्चित आचरण है, तो क्या लगता है धरती की सबसे विकसित इकाई का आचरण निश्चित होगा कि नहीं होगा? कोई निश्चित आचरण तो होगा। हम भले ही वैसा जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा तो होगा जो निश्चित होगा। वो कैसे समझ में आएगा? शिक्षा संस्कार से आचरण को हम तय कर पाते हैं। इसीलिए शिक्षा की भूमिका मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करना है, और ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन आज के दिन ऐसी शिक्षा मिल रही है कि नहीं जो मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित कर दे? ये प्रश्न बनता है। ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है? क्या लगता है या नहीं है? है। अगर ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है तो उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऐसी शिक्षा जो मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करे, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एक तो ये जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी जो है वो माता पिता की, पेरेंट्स की, परिवार की। दूसरा जो है शिक्षक की, और तीसरा समाज की, क्योंकि वो घर में भी सीखता है, स्कूल में भी सीखता है और पूरे समाज में भी सीखता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी शिक्षा को सुनिश्चित करें। ऐसी शिक्षा को सुनिश्चित अभी हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जनरली नहीं कर पा रहे हैं। और उसका उदाहरण मुझे ऐसे दिखता है, जनरली जो भी शिक्षक है उनके साथ ऐसा घटता होगा, जनरल ऐसा घटना, जब भी कोई बच्चा आपके कॉलेज या स्कूल में गलती करता है ना, तो टीचर क्या बोलते हैं कि तुम्हारे घर वाले यही सिखा के भेजे हैं कि ऐसे ही आचरण करना है। ठीक? वही बच्चा जब घर पे जाके गलती करता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं? इतना फीस दे के तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे स्कूल में यही सिखाया जाता है तुमको। अच्छा, सिखा कोई नहीं रहा है उसको, उसका आचरण क्या होगा उसको कोई नहीं सिखा रहा है। हर आदमी यही कह रहा है कि स्कूल वाले तुमको नहीं सिखा रहे हैं, स्कूल वाला कह रहा है कि घर वाले नहीं सिखा रहे हैं। तो आज के दिन वो शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करे, ऐसा मिल तो नहीं रहा है। इस मामले में जो हमारे बच्चे ना अनाथ हो गए, घर वाले स्कूल की जिम्मेदारी और स्कूल वाले घर के ऊपर, दे कोई नहीं रहा है। तो ऐसी शिक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं, एक प्रश्न ये है। और अगर ऐसी शिक्षा को सुनिश्चित करना हो जो मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करे, अगर ऐसी शिक्षा को सुनिश्चित करना हो तो उसके लिए क्या आवश्यकता होगी, क्या जरूरत लगेगी? हम लोग 8 दिन में इन्हीं बातों का अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग इन्हीं बातों पर अध्ययन करेंगे कि एक ऐसी शिक्षा जो मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित कर दे, अगर उस शिक्षा को सुनिश्चित करना हो तो क्या आवश्यकता लगेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जी दीदी। हाँ बोलिए। सबसे पहले माता पिता को अपना आचरण वैसा ही दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ हम तब बच्चा सीखेगा कि हाँ। उसके बाद शिक्षक को भी अपना आचरण वैसा रखना पड़ेगा, तब बच्चा सीखेगा कि भाई अपने को ऐसा करना है। वही तो हम लोग 8 दिन में यही बात करेंगे कि माता पिता और शिक्षक को जो आप कह रही हैं ना, उसको कैसा आचरण करना है, उसको तो पता, उसको ही नहीं पता है, इसलिए उसका आचरण वैसा नहीं है। तो 8 दिन में हम लोग इन्हीं बातों को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा आचरण जिससे नई पीढ़ी में जो है सही शिक्षा संस्कार पहुंच पाए। तो उन बातों को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं 8 दिन में। ठीक है, अभी मैं जगह बना रहा हूं कि क्या हम लोग बात करने वाले, अभी बात शुरू नहीं हुई, क्या बात करने वाले हैं वो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। एक प्रश्न से मैं शुरू करता हूं। क्या मानवीय संबंध महत्वपूर्ण है
है या नहीं है? ये प्रश्न मैं कई बार पूछूंगा, और हर बार जब पूछूंगा तो कुछ अलग बात करूंगा फिर, क्योंकि अभी लगता तो है कि महत्वपूर्ण है। कितना महत्व देके हम जीते हैं वो धीरे धीरे आपको ध्यान में आएगा। तो ये प्रश्न मैं क्यों पूछा हूं अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, और कई बार पूछूंगा इस प्रश्न को। अच्छा, हम सब जीना चाहते हैं, हम सब की चाहना क्या है उसको हम अपने में जांच कर देख सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। आपको पता है कि नहीं कि आप चाहते क्या हैं? हम सब जो चाहते हैं उसका हमको पता तो चल सकता है, और कैसे पता चलेगा? दूसरे से पूछ के, अपने में ही जांच के पता चलेगा उसका कि हम चाहते क्या हैं। क्या चाहते हैं? जी, सुख शांति के साथ और अपनी क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, और हम सबको अपने अपने परिवेश में भी सबको अपने जैसा ही सुखी रखना चाहते हैं, मतलब शांति से रहना चाहते हैं, सब कुछ रहे। और वो ठीक बात। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या ये आप यही चाहते हैं? मैं रख देता हूँ प्रस्ताव को, आप देख लीजिए कि आपके लिए ठीक है कि नहीं। तो क्या हम सुखी होना चाहते हैं? चाहते हैं या नहीं चाहते? आवाज नहीं आ रही। चाहते हैं। चाहते हैं। क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? चाहते हैं या नहीं चाहते? क्या हम इस सुख समृद्धि की निरंतरता को चाहते हैं? चाहना में किसी को डाउट है? ये तीनों चाहना में ठीक है? सबके लिए चाहना ठीक है? अच्छा, ये तो चाहने की बात हो गई कि हम चाहते क्या हैं। अब थोड़े अपनी स्थिति की बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? माइक पहुंचा दीजिए। मेरा ये प्रश्न है कि क्या हमें हमेशा सुखी रहना चाहिए? इज़ इट ऑलवेज नेसेसरी टू बी हैप्पी? मतलब कि खुशी क्या हमेशा होनी चाहिए एक इंसान में? वही ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप अपने से पूछिए कि क्या आप कभी कभी सुखी होना चाहती हैं, निरंतर चाहती हैं? नहीं, हर इंसान निरंतर खुश रहना चाहता है, पर सारे जो इमोशंस है वो एक्सपीरियंस करना तो ज़रूरी होता है। तो खुशी इतनी नेसेसरी होती है कि हमेशा बस खुशी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। आपको दुख नहीं मिलेगा तो आपको सुख का अनुभव कैसे होगा? तो दुख भी होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए। हर एक चीज़, रात और दिन, सब चीज़ें दो दो होती है। तो रात नहीं होगी तो दिन नहीं होगा, सुख नहीं होगा दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। तो जी, दोनों ही जरूरी है। देखिए, मैं तो बस सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप सुखी होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं, सुख होना कौन नहीं चाहता है? आप अपने से ये पूछिए कि आप कब दुखी होना चाहते हैं? दुखी तो कोई होना ही नहीं चाहता है, पर अपने आप आ जाता है दुख। फिर बात खत्म हो गई। फिर ये बहुत सारा जो तर्क हम देते हैं ना, अभी हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, उसको मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि चाहते क्या हैं? चाहता तो हर एक बंदा सुखी होना चाहता है, सुखी वही होना चाहता है। होने की स्थिति को भी देख लेते हैं। क्या हम सुखी हैं? हैं, बिल्कुल हैं, सुखी है। सभी लोग हैं यहाँ पर, यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है वो सभी सुखी है और समृद्ध भी है। क्या हम समृद्ध हैं? हाँ, समृद्ध भी सब है, और सुख समृद्धि को निरंतर। नहीं, देखिए, अपनी बात करिए। सबको करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सभी हमें हाथ मिलाओ भाई। है ना? देखिए, ये जो चाहना वाला है ना, इसमें किसी को डाउट है तो बताएं। चाहना सबका निश्चित है ना? इस पे जितना निश्चितता से हम लोग बात कर पा रहे हैं, इसमें है क्या? क्या हम सुखी हैं? क्या हम समृद्ध हैं? और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर तीसरा प्रश्न ही नहीं बनता है। निरंतरता तो नहीं है, फिर इसका मतलब है कभी सुखी रहते भी हैं, कभी समृद्ध फील भी होता है, लेकिन निरंतरता तो नहीं है। ये बात तो निश्चित है। वही ये स्पीड ब्रेकर सब जगह नहीं आता है, एक्सप्रेसवे में नहीं आता है वो।
तो इसलिए जो है ना, वो क्या होता है कि हम सुखी हैं कि नहीं है वो एक बात है, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहे, यही तो मुद्दा है। अच्छा नहीं हो पा रहे हैं तो उसको मान भी लिया कि हो नहीं सकते इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर चाहते क्यों हैं? अगर हमारा चाहना है, और हमारा ही नहीं है सबका है, अगर आप देखें यहाँ पे कम से कम 70-80 लोग बैठे हैं, ये सब कह रहे हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं। चाहने में किसी को डाउट है? नहीं है। अगर सबका चाहना एक जैसा है, इसका मतलब है कि उसका कोई प्रावधान तो होगा पूरा होने का। अगर एक दो का होता तो मुश्किल होता, लेकिन अगर सबका चाहना एक जैसा है, और यही हमारी मूल चाहना है, यही हमारी मूल चाहना है, तो ये जो हमारी मूल चाहना है इसका पूरा होने का प्राविधान तो होगा। ये जरूर है कि आज पूरा नहीं हो पा रहा है, या ऐसा सामान्य नहीं है, दिखता नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि नहीं पूरा नहीं होगा, इसलिए हम चाहने से क्या होगा। उसके बावजूद भी आपका ये चाहना खत्म नहीं हो रहा है कि आप निरंतर सुखी होना नहीं चाहते। भाई आप कब दुखी होना चाहते हैं? नहीं चाहता है कोई भी, भले ही सुखी नहीं हो पा रहा है लेकिन चाहता तो नहीं है। इसका मतलब है ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैं अभी आगे जब बात करता हूं तो ध्यान जाएगा कि चाहना पे डाउट नहीं है, होने में दिक्कत है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपका जो प्रयास है ये सुख समृद्धि की निरंतरता के अर्थ में है या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में? क्या कर रहे हैं? ज्यादातर क्या कर रहे हैं? हमारा ज्यादातर प्रयास केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में है। अच्छा हम चाहते हैं सुखी होना और कर रहे हैं सुविधा संग्रह, ऐसा कर क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मान लिया है कि सुविधा संग्रह हो जाएगा तो उसे सुख समृद्धि की निरंतरता हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं मान लिया है? ऐसा मान लिया है तो ऐसा होता है या नहीं होता है? अच्छा उसके लिए जो है ना एक ऑब्जर्वेशन आपको मैं करता हूं करने के लिए, तो उससे आपको ध्यान जाएगा। ऐसा जनरली मानते हैं कि सुविधा संग्रह हो जाएगा तो सुखी समृद्ध तो हो जाएंगे। आज से 20 साल पहले जिन लोगों को भी ध्यान हो, 15-20 साल पहले जितना भी आपको याद हो, उसके पहले का भी याद होगा कुछ लोगों को, आज के 20 साल पहले अपने परिवार में ही देखें, बाकी छोड़ दें दूसरों का। आपके परिवार में जो सुविधा है इस 20 साल में घटी है कि बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस 20 साल में सुख घर का घट गया कि बढ़ गया? क्या हुआ? तो जनरली आपको दिखेगा कि सुख जो है वो घट गया। अगर सुविधा बढ़ने से सुख बढ़ना होता तो इस 20 साल में समाज बहुत सुखी हो गया होता। ऐसा जनरली तो नहीं दिख रहा है। अगर सुविधा से सुख का कोई संबंध होता तो इस 20 साल में सुख बहुत बढ़ गया होता, समाज बहुत सुखी हो गया होता। नहीं बढ़ा है, बल्कि उल्टा हुआ कि घटा है। नहीं बढ़ता एक बात थी, घटता तो नहीं कम से कम, लेकिन घटा है। इसका मतलब है कि सुविधा संग्रह से सुख नहीं होगा, लेकिन सुविधा संग्रह के अलावा सुख की निरंतरता के लिए आप प्रयास कर ही क्या रहे हैं? आप सुखी हो जाएं उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैक्सिमम सभी में यही हो रहा है कि जो उसके पास है उससे वो सुखी नहीं हो रहा है, और जो दूसरे के पास है वो हासिल करने के बाद वो सुखी होगा, ऐसा उसने सोच लिया है। जबकि देखा जाए तो एक किसान खेत में बाहर की खुली हवा चल रही है, लू भी चल रही है, तब भी वो वहाँ पे आराम से सुख से अपनी चटनी रोटी खा रहा है। और एक एसी के कमरे में बैठा हुआ इंसान है तो भी वो परेशान हो रहा है कि यार गर्मी लग रही है। तो वो पैरामीटर्स की बात आ रही है। और सहज रूप से एक चीज़ को अगर हम अपनाते हैं तो शायद हम उन चीज़ों को उपभोग कर सकते हैं जो हमारे पास है, उसी में बहुत सारा सुख मिल जाएगा हमें।
ठीक है ना, धीरे धीरे उस पर भी बात करेंगे कि ये दोनों ही सुख है कि नहीं। ये जो चटनी रोटी खा रहा है और ये जो एसी में बैठ के पनीर खा रहा है ना तो उसकी भी धीरे धीरे समीक्षा होगी। जी जी, किधर से आवाज आ रही है? हाँ। ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगर आज बात करें अगर अपन, तो ये देखते हैं कि एजुकेशन भी काफ़ी महंगा हो गया है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा स्कूल की फीस भी नहीं होती थी, अभी देखें तो कहीं पे भी जाएं तो 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख। घर के अंदर छोटा मोटा भी कोई डिसीज़ हो गया है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए हॉस्पिटल में गया आदमी तो वहाँ पे भी बहुत सारा जो है खर्च। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुविधा संग्रह जो करता है तो वो देखना चाहता है कि फ्यूचर की जो है सर्टेनिटी चाहता है कि कहीं पे मुझे मेडिकल से प्रॉब्लम नहीं आए, या फिर जो है एजुकेशन जो है बच्चों का वो अच्छा एजुकेशन हो पाए। ये बात एक अलग है कि एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन चाहता तो यही है कि जो है एजुकेशन हो पाए सबका, या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे उसके पास घर नहीं है, घर के लिए वो घर बनाने के लिए जाएगा, लोन लेगा, तो उसमें लोन में उसकी पूरी ज़िंदगी 50 साल निकल जाएंगे वहाँ पे। तो अब उसके लिए कुछ करना तो है ही है उसको, तो इसलिए जो है वो लगा हुआ है। छोड़ेगा तो ये सब कर नहीं पाएगा, है ना, ये कर नहीं पाएगा तो भी दुखी है। तो दोनों साइड से तकलीफ है ना, तो ये थोड़ा सा मुद्दा है। वही इसी बात को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग कि सुविधा संग्रह के अलावा और क्या कर सकते हैं जिससे हम सुखी हो जाएं। भैया आप पैसा कमा रहे हैं उसमें समस्या नहीं है, पैसा आप कमाते रहिए। तो एक बात कही जाती है कि पैसे के बिना नहीं चलता है। जनरली सामान्य भाषा में अगर किसी से आप बात करिए तो कहेगा कि पैसे के बिना नहीं चलता है, और ये बात सबको लगती भी है कि हाँ बिना पैसे के कैसे चलेगा। जैसे आपने कहा कि बच्चे का एजुकेशन है या स्वास्थ्य का मामला है या घर का ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें हैं, पैसे के बिना चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये सामान्य बात है, सबको लगता है कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बात अधूरी है। जब आप ये कहते हैं कि पैसे के बिना नहीं चलता है ना, तो आदमी को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। प्रश्न दो साथ में पूछने जरूरी है कि पैसे के बिना नहीं चलता, ये बात तो ठीक है, लेकिन केवल पैसे से चलता है क्या? केवल पैसे से चल जाएगा क्या? ये दोनों प्रश्न जब साथ में पूछते हैं तो सही उत्तर निकल पाता है। इसीलिए ये प्रश्न मैं कई बार पूछता हूं उन लोगों से कि आपके परिवार में जो दुख है वो सुविधा के अभाव में अधिक है या संबंध का निर्वाह ठीक न हो पाने के कारण अधिक है? दुख कौन सा ज्यादा है? संबंध का निर्वाह ना हो पाने के कारण ज्यादा है। ये निश्चित जवाब है लोगों का। अगर मैं वापस फिर पूछूं कि आप प्रयास किसके लिए कर रहे हैं, सुविधा जुटाने के लिए अधिक समय और प्रयास लगा रहे हैं या संबंध को ठीक करने के लिए अधिक समय और प्रयास लगा रहे हैं? हेलो जी, तो ये बात तो ठीक है कि ज्यादातर घरों में आप देखेंगे ना तो दुख जो है वो संबंध के अभाव का है, सुविधा के अभाव का दुख है नहीं। अभाव तो संबंध का है और उसी का दुख है। लेकिन पूरा परिवार मिलकर कर क्या रहा है? सुविधा जुटाने में लगा हुआ है या संबंध को ठीक करने में लगा हुआ है? ऐसा कर क्यों रहे हैं? दुख संबंध के अभाव का है और प्रयास सुविधा के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, कहानी सुना देता हूं मैं। वो एक बार एक व्यक्ति जो है, ये जो रोड लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे कुछ खोज रहे थे। तो वो खोज रहे थे, उनको कुछ मिल नहीं रहा था। उनके एक मित्र आ गए, उन्होंने पूछा कि भाई साहब क्या खोज रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी अंगूठी खो गई है, मेरी रिंग खो गई है, उसी को खोज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी आपके साथ लग जाता हूँ। दोनों लोग मिलके खोजने लगे। फिर थोड़ी देर में 1-2 लोग और आ गए, वो सब मिलके खोजने लगे। अच्छा 4-5 लोग खोज रहे हैं। अच्छा रोड साफ सुथरी रोड है और लाइट जल रही है और रिंग कहीं मिल नहीं रही है। तो एक लोगों को डाउट हुआ कि अच्छा भाई साहब आपको पक्का पता है कि रिंग यहीं गिरी है आपकी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो तालाब में गिरी है। तो बोले यहाँ क्यों खोज रहे हो? तो उन्होंने कहा कि लाइट है, यहाँ पे लाइट जल रही है इसलिए यहाँ खोज रहे हैं। तालाब में अंधेरा, वहां क्या खोजेंगे? तो ये मैं कहानी में अक्सर सुनाता हूं। तो जब मैं कहानी सुनाता हूं तो लोगों को लगता है कि कहानी किसी और की है।
हम क्या कर रहे हैं? दुख कहाँ पे है? संबंध के अभाव का। खोज कहाँ रहे हैं? सुविधा में। हम वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे हमको रोशनी लगती है। ऐसा लगता है कुछ प्रयास करेंगे तो पैसा तो कमा ही लेंगे। संबंध वाले में हमको कोई रोशनी नहीं लगती। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाई संबंध के लिए क्या ही करें। अच्छा, बहुत ईमानदारी से भी अगर आप सोचने जाते हैं तो आपको यही निष्कर्ष बनता है कि संबंध जितना खराब है ये तो उसके कारण है, मेरे कारण तो कोई गड़बड़ हुआ नहीं है ना। मेरे से तो कुछ हुआ नहीं गड़बड़, वो सामने वाला गलत है तो मैं क्या करूं? तो सुधारना उसको है, मुझे तो कुछ सुधारना नहीं है, तो मैं तो सुविधा कमाने में लगा रहा हूं। तो हम प्रयास कर रहे हैं सुविधा जुटाने के लिए, जबकि अभाव संबंध के निर्वाह न हो पाने के कारण ज्यादा है। दुख ज्यादा संबंध के अभाव का है, हम जुटा रहे हैं सुविधा। और ऐसा करते हुए हम तृप्त नहीं होते। इसीलिए जो मैं कह रहा था ना कि पैसे से, बिना पैसे के काम नहीं चलते, बात तो ठीक है, लेकिन केवल पैसे से काम चल जाता है क्या? ये प्रश्न अगर साथ में नहीं पूछेंगे तो निष्कर्ष कुछ अन्यथा निकल जाएगा। तो जब भी आप ये कह रहे हैं कि बिना पैसे के काम नहीं चलता, उसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि केवल पैसे से भी काम नहीं चलता। फिर संबंध आवश्यक लगता है, बिना संबंध के क्या ही करेंगे आप? तो ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि दुख जो है वो संबंध के अभाव में ज्यादा है, लेकिन हम सब लोग घर, पूरा परिवार मिलकर सुविधा जुटाने में लगा हुआ है, इसलिए वो पूरा नहीं पड़ रहा है। इसलिए ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि मानव के लिए सुविधा तो आवश्यक है, लेकिन केवल सुविधा ही आवश्यक है क्या? संबंध भी आवश्यक है। सुविधा के साथ साथ संबंध की भी आवश्यकता है। और ठीक से देखेंगे तो पशु और मानव में यही मूलभूत अंतर भी है। समानता यह है कि पशु के लिए सुविधा आवश्यक है, मानव के लिए भी आवश्यक है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि पशु के लिए सुविधा आवश्यक तो है, लेकिन पूर्ण भी है। तो पशु को सुविधा मिल जाए तो उसका काम पूरा हो जाता है। मानव के लिए सुविधा आवश्यक तो है, लेकिन पूर्ण है क्या? पूर्ण नहीं है। केवल सुविधा से आदमी का काम नहीं चल सकता। आदमी को तो सुविधा के साथ साथ संबंध की भी आवश्यकता लगती है। तो अगर गाय को भरपेट घास मिल जाए ना, तो गाय आराम से बैठ के जुगाली करती है। आदमी को अगर भरपेट भोजन नहीं मिले तो वो परेशान और दुखी होता है, लेकिन मिल जाता है तो सुखी हो जाता है क्या? आप जो भी वस्तु कभी लिए होंगे ना, उसका अभाव लगा होगा तभी आपने लिया होगा। तो पहले तो उसके अभाव का दुख रहा होगा, फिर जब वो मिल गया तो आप सुखी हो गए क्या? तो पशु तो आराम में आ जाता है सुविधा पाके, लेकिन आदमी उससे पूरा नहीं पड़ता है। आदमी के लिए पूरा नहीं पड़ता है और बहुत सारी चीजें सोचने लगता है। जो मिल गया उसको तो भूल ही जाता है, जो मिल गया उसको तो भूल ही गया वो। इसीलिए मैं कई बार इस प्रश्न को पूछता हूं कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज इस बात पे खुश होते हैं कि उनको आज भरपेट भोजन मिला है। मुश्किल से 2-3 लोग हाथ उठा रहे हैं, जबकि अगर एक दिन ना मिले तो दुखी जरूर होते हैं, लेकिन रोज मिल रहा है इसे सुखी नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि केवल सुविधा से मानव का काम नहीं चलता है। सुविधा के अलावा और भी बहुत कुछ मानव को चाहिए। क्या चाहिए? तो उसमें से एक चीजों पे हम लोगों ने बात किया, संबंध। तो सुविधा के अलावा और क्या चाहिए? संबंध चाहिए। ठीक है, सुविधा के अलावा संबंध की आवश्यकता लगती। मनुष्य की चाहना को देखें तो संबंध पूर्वक ही जीना चाहता है। क्या लगता है आपको? आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या संबंध पूर्वक नहीं जीना चाहते हैं? कोई ऐसा है जो संबंध पूर्वक जीना नहीं चाहता? कोई है? हर व्यक्ति संबंध पूर्वक जीना चाहता है। इसीलिए अगर देखें ना
अपने में आप थोड़ा जांचें इस बात को कि आपकी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है या आपकी चाहना विरोध पूर्वक जीने की है, या आपने मान रखा है कि जीना तो विरोध पूर्वक ही संभव है। क्योंकि हम ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसा पढ़े हैं कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और क्या ऐसा जी के हम सुखी होते हैं? इन तीनों में से पहला, दूसरा, तीसरा में से आपको सहज स्वीकार है। संबंध पूर्व तो हम तो संबंध पूर्वक ही जीना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है क्या ऐसा? वही उसको समझना पड़ेगा कि संघर्ष है कि नहीं है। ऐसा लगता है ना कि जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा, जो फिटेस्ट नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेगा, इसलिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। मैं एक स्थिति को रखता हूँ, उससे आपको ज़्यादा ध्यान जाएगा कि कितने संघर्ष की आवश्यकता है। जैसे किसी एक कमरे में 2 व्यक्ति हों और उस कमरे में खाना इतना ही है कि एक व्यक्ति खा सकता है, किसको मिलेगा खाना? अगर 2 लोग हैं और खाना एक ही व्यक्ति के खाने के बराबर है, कहाँ स्ट्रगल है? आपको लगता है ना जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा, तो जो उन दोनों में से तगड़ा होगा वही खाना पाएगा, जो कमजोर होगा वो नहीं पाएगा। ये थ्योरी तो यही कहती है कम से कम। अच्छा, कमरे में जो 2 लोग हैं, तर्क से सोचे तो यही लगेगा कि जो तगड़ा होगा, मजबूत होगा शरीर से, उसको खाना मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि उस कमरे में 2 लोग जो हैं उसमें से एक माँ है और एक बेटा है, किसको मिलेगा खाना? माँ बेटे को दे देगी। अब देखिए, अब छीनने का खत्म हो गया काम। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि वो जो 2 लोग हैं, माँ बेटा है, उसमें से माँ वृद्ध है और बीमार है, खाना किसको मिलेगा? कहीं आपको संघर्ष दिख रहा है क्या? संघर्ष वही है जहां संबंध नहीं दिखता है। जहां संबंध दिख जाएगा वहां संघर्ष खत्म हो जाएगा, संघर्ष की कोई जगह बचती नहीं है। हम संबंध को नहीं देख पाते हैं तो संघर्ष करते रहते हैं। संबंध को देख लेंगे, संघर्ष की जगह नहीं बचेगी। इसलिए संबंध पूर्वक ही हम जीना चाहते हैं। हम सब की जीना संबंध पूर्वक, हम सब संबंध पूर्वक ही जीना चाहते हैं और संबंध पूर्वक जी के ही हम सुखी होते हैं। इसीलिए अगर आप देखें ना कि जब कभी घर में झगड़ा हो जाता है, किसी भी 2-4 लोगों में आपस में, या एक दूसरे से 2 लोगों में, या किसी मित्र से, किसी दोस्त से झगड़ा हो जाता है, तो फिर उस झगड़े को हम ख़त्म करते हैं, जैसे भी सुलझा के उसको ख़त्म करते हैं। और इसी बात से शुरू करते हैं कि आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे। यही तो तय होता है ना कि आज के बाद झगड़ा, लेकिन क्या होता है? होता है या नहीं होता है झगड़ा? क्यों हो गया झगड़ा? हम झगड़ा करना चाह रहे हैं क्या? कोई चाह रहा है क्या झगड़ा करना? लेकिन झगड़ा हुआ क्यों? जी भैया। उसके एक कारण तो ये हो सकता है कि कई दिनों से जो मतलब भरा हुआ आक्रोश था वो अचानक किसी घटना के कारण फूट पड़ता है, और कभी कोई आकस्मिक घटनाक्रम ही ऐसा हो जाता है कि उसके कारण गुस्सा आ जाता है। नहीं, वो गुस्सा आ गया ठीक है, लेकिन झगड़ा क्यों होगा? सामने वाले ने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है, हम ही सामने वाले की मान लेते। सामने वाला घूमने जाने के लिए बोल रहा है, बोले छुट्टियां हैं तो जीवन विद्या नहीं, घूमने चलना है हमको। वही तो, जीवन विद्या में भी घूम सकते हैं। ये बात उनको कौन समझाए? बाहर की यात्रा हो कि अंदर की यात्रा हो, यात्रा ही तो जरूरी है। अंदर की यात्रा कर ले थोड़ा।
माइक दे दीजिए दीदी को। अंदर की यात्रा में इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर तो दोनों में झगड़े होना स्वाभाविक है ना। देखिए सब कुछ झगड़े से सॉल्व होता नहीं है, ऐसा नहीं कि झगड़ा करने से ठीक हो जाता है। हाँ ठीक तो नहीं होता, वो तो संघर्ष तो बना ही रहता है। बात करेंगे इस पे, 8 दिन है अभी अपने पास। एक बात और, जैसे आप बोल रहे हैं कि संघर्ष झगड़ा होता है, तो झगड़ा होता है तो कोई झगड़ा तो 1-2 दिन में ही वो उसका निवारण हो जाता है, लेकिन कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो 6 महीने साल भर तक चलते रहते हैं, उनका निवारण कैसे करें? क्योंकि उसमें समझ में ही नहीं आता है। एक व्यक्ति प्रयास करता रहता है कि ठीक हो जाए, लेकिन अगला बंदा प्रयास ही नहीं करना चाह रहा है। और गलती तो किसी से हो गई है, गलती तो जैसे मुझसे ही हो गई है, लेकिन मैं प्रयास करना चाह रही हूँ और अगला बंदा उसमें स्वीकृति नहीं कर रहा है कि भाई कि वो कैसे कि ये क्या कर रही है, कुछ नहीं, और 6 महीने साल भर तक वो चलता रहे विरोधाभास, तो फिर उसको कैसे सोल्व किया जाए? यही तो बात है, ये जो मैं मुद्दा उठाया हूं ना कि भाई हम सब संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं और संबंध पूर्वक जी के ही सुखी होते हैं, ठीक है? झगड़ा करना चाह रहे हैं क्या? नहीं चाह रहे हैं। झगड़ा फिर भी हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? ईगो के कारण। क्योंकि संबंध पूर्वक कैसे जीना है ये बात हमको समझ में आ गई है कि नहीं आई है? वही कह रहे हैं कि संबंध पूर्वक कैसे जीना है ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? नहीं आई है, इसलिए हो रहा है। इस पे तो कोई बात हुई नहीं है। जैसे इसको एक उदाहरण से मैं कहता हूं तो ज्यादा कनेक्ट होता है आपको होगा। जैसे हम सब ने पढ़ाई, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई बिना पढ़ा लिखा होगा, इसलिए पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से उदाहरण दे देता हूँ मैं। हम सब ने पढ़ाई की होगी, हम सब ने बचपन में जो बेसिक गणित है, गणित को अगर देखें तो गिनती सीखा 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 जो भी था। तो वो गिनती को सीखने के दौरान जब हमने गिनती या काउंटिंग सीख लिया तो फिर जोड़ना घटाना सीखा। सबसे बेसिक गणित यही है, सबसे शुरू में यही सीखते हैं कि जोड़ेंगे कैसे। तो आप सबने सीखा होगा, मैंने जैसे सीखा मैं उसको कहता हूं। तो जैसे बहुत सिंपल गणित को अगर करें कि 3 और 2 को जोड़ना है, ठीक, तो हमारे टीचर ने, आपके टीचर ने, सबके टीचर ने कुछ बेसिक नियम बताए उसके। क्या बेसिक नियम है भाई? क्या करो? ये 3 है तो क्या करो? 3 लाइन खींच लिया। ये 2 है तो फिर क्या करेंगे? 2 लाइन खींच लिया। फिर इसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे, कितना हुआ? तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये बेसिक गणित है, हम सब ने ऐसे ही सीखा है। मैं कहता हूं कि वो जो टीचर हमको ये नियम बता रहे थे वो नियम ना बताते, ये जो बेसिक नियम है इन नियमों को ना बताते और कहते कि कसम खाओ कि आज के बाद सही जोड़ोगे, जोड़ना आ जाता क्या? आ जाता? नहीं आता। संबंध के बारे ऐसा ही हो रहा है। संबंध का जो बेसिक नियम है कि संबंध है क्या, संबंध पूर्वक जीना कैसे होगा, संबंध में एक दूसरे से अपेक्षा क्या है, ये अपेक्षाएं पूरी कैसे हो सकती हैं, इन अपेक्षाओं को कैसे हम अपने में सही कर सकते हैं, दूसरे को कैसे ध्यान दिला सकते हैं, इस नियमों पे कोई बात नहीं हो रही। कसम खाओ कि आज के बाद झगड़ा नहीं करोगे, इसे संबंध पूर्वक जीना आ जाता है क्या? नहीं। 7 फेरे लेने से संबंध पूर्वक जीना आ जाता है क्या? दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ना पड़ेगी और निरपेक्ष भाव से जीना पड़ेगा। नहीं, अपेक्षाओं को भी छोड़ना नहीं है। बिना अपेक्षा के संबंध नहीं है, और संबंध है तो अपेक्षा होगी। वो अपेक्षा सही है कि गलत है, मुद्दा सिर्फ इतना है, वो हमने नहीं समझा है। आप इस बात को समझिए कि बिना नियम को समझे हम गणित के 2 अंकों को नहीं जोड़ पाते हैं, तो क्या बिना नियम को समझे हम 2 मानों को जोड़ पाएंगे? ये नहीं होगा। इसलिए संबंध के नियम को समझना पड़ेगा।
हम सब संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, लेकिन संबंध क्या वास्तविकता है, कैसे उस वैसा हम जी सकते हैं, वो हमको नहीं समझ में आया है। तो संबंध पूर्वक जीना चाहते हुए भी हम नहीं जी पाते। चाहते तो हैं, लेकिन अगर संबंध पूर्वक जीने की समझ ना हो तो हम चाहते हुए भी संबंध पूर्वक जी नहीं पाते हैं। इसीलिए अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सुविधा की आवश्यकता है, संबंध की आवश्यकता है, उसके साथ साथ समझ की भी आवश्यकता है। क्योंकि बिना सही को समझे हम संबंध पूर्वक जीने जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों की ही आवश्यकता है। तो इन तीनों की आवश्यकता है, इन तीनों में से किसी को छोड़ सकते हैं? क्या लगता है? तीनों की आवश्यकता है या छोड़ सकते हैं किसी को? तीनों की आवश्यकता है? बताइए, आवाज नहीं आ रही है। तीनों की आवश्यकता है। तीनों की है ना? छोड़ सकते हैं क्या किसी को? नहीं। अच्छा, अगर ये तीनों पूरा हो जाए तो इसके अलावा और क्या चाहिए? कुछ नहीं, सभी पूरे हो जाते हैं। अगर ये तीनों पूरा हो जाए तो तीनों के अलावा और क्या चाहिए? ये अकेले में समझ पैदा हो जाएगी तो क्या संबंध सुधर जाएंगे? हाँ, ये तो निश्चित है। अभी ज्यादातर संबंध में जो समस्या है ना, ये तो दूसरे के कारण है, अपने कारण है नहीं। हालांकि आज तक मैं इतने दिन से वर्कशॉप ले रहा हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए, मुझे दूसरा आदमी मिला नहीं है जिसके कारण संबंध में समस्या है ना, वो आदमी नहीं मिला। इसलिए मुझे तो लगता है कि मैं अपने में सुधार कर लूं तो संबंध पूर्वक जीना हो सकता है। ये दूसरा आदमी है नहीं। आपको लगता है कि गड़बड़ संबंध दूसरे के कारण हो रहा है, दूसरे से पूछिए एक बार। सब एक दूसरे को दोष देते हैं, इसलिए हम सुधरेंगे एक सुधरेगा, हम बदलेंगे एक बदलेगा, वही करना पड़ेगा। तो जब दूसरा मिलेगा तब उससे पूछेंगे, अभी तो अपने समझ लें। देखिए, एक तरफ से भी ठीक हो जाता है ना तो बहुत सारी संभावना खड़ी हो जाती है। सामने वाला जो है बहुत देर तक फिर गड़बड़ नहीं कर सकता। खैर, उस पर बात करेंगे, जब संबंध की चर्चा शुरू करेंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी तो उसकी आवश्यकता पे बात कर रहे हैं कि तीनों की आवश्यकता है कि नहीं है, इसको देख लें। तीनों की आवश्यकता है, ठीक। इन तीनों में से किसी को छोड़ सकते हैं? ठीक। इस तीनों को छोड़ने, तीनों में से किसी को छोड़ नहीं सकते, बात तो ठीक है। इन तीनों के अलावा और तो उसको आप बताइएगा, उसको भी करेंगे उस पर चर्चा। वो आपके लिए एक ओपन क्वेश्चन है। जब भी आपको लगे कि तीनों के अलावा कुछ और आवश्यकता है तो उसको बताइएगा, उसको भी बात करेंगे। हाँ, उसको थोड़ा ध्यान। तो तीनों की ही आवश्यकता है, तीनों में से किसी को छोड़ नहीं सकते। और अगर ये तीनों पूरा हो जाए तो इसके अलावा और क्या इसमें जोड़ सकते हैं, वो ओपन क्वेश्चन है आपके लिए। जब भी आपको लगे तो बताइएगा। अच्छा, अगर तीनों की आवश्यकता है, अभी हम आज के दिन तीनों के लिए प्रयास कर रहे हैं क्या? क्या प्रयास चल रहा है? और अगर तीनों की आवश्यकता है, तीनों को पूरा करना है, तो इसके क्रम को भी तय करना पड़ेगा। इसका वरीयता क्रम क्या होगा? क्रम को तो तय करना पड़ेगा ना। इसका वरीयता क्रम क्या होगा? 1 नंबर पे कौन होगा, 2 नंबर पे कौन होगा, 3 नंबर पे कौन होगा? 1 नंबर पे समझ, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? ये ठीक है? प्रश्न ये बनता है कि ये क्रम तय कैसे हुआ? क्रम को तय करने का नियम क्या है? जनरली जो क्रम को हम तय करते हैं तो यही जो आप कह रही हैं, दीदी कह रही है कि जो सबसे आवश्यक लगता है वो सबसे पहले करेंगे, जो उससे कम आवश्यक होगा उसके बाद उसको करेंगे, जो सबसे कम आवश्यक होगा सबसे बाद में उसको करेंगे। पहले के बिना दूसरा ठीक से नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो पहले से ठीक होगा तो दूसरा और ठीक से हो पाएगा। तो जनरली जो है ना,
अच्छा, यहाँ की बात नहीं है। सामान्यतः जीने में हम अपने प्रायोरिटीज़ को कैसे तय करते हैं, क्रम को कैसे तय करते हैं, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट जनरली लोग लगाते हैं, जो दीदी कह रही हैं कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पहले करेंगे, जो कम है उसको बाद में करेंगे। ये नियम ठीक है क्या? ये नियम ठीक है क्या? जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उससे आपको ध्यान जाएगा कि हम जूता मोजा पहनते हैं, पहले जूता पहनते हैं या मोजा पहनते हैं, सॉक्स या शूज? पहले तो हम सॉक्स पहनते हैं ना, फिर शूज पहनते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि सॉक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है शूज से? भैया जी, जो आपने प्रश्न किया अभी, तो उसमें आपने बोला कि समझ, संबंध, सुविधा, और उसी में जूता और मोजे का भी सवाल आ गया। जो जिसके जितना नज़दीक है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी जैसे मोजा पैर के ज़्यादा नज़दीक है तो मोजे पहनना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार समझ किस में बनानी है? स्वयं में। दूसरे में समझ नहीं बनानी है, और समझ हम स्वयं में बना सकते हैं, इसलिए 1 नंबर पे समझ दिया गया है। उसके बाद स्वयं में समझ बन गई, संबंध आपस में, फिर संबंध बनेगा और उसके बाद ही हम सुविधा प्राप्त करके कुछ कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम नियम को तय करने जाते हैं ना, क्रम को तय करने का जो नियम जो मुझे समझ में आया मैं वो कहता हूँ, क्योंकि ये जूता मोजा वाले से पता चलता है कि फिर तो ये जरूरी नहीं है कि पहले जूता पहने कि मोजा पहने। मोजा पहनने से मोजा महत्वपूर्ण अधिक तो है नहीं, बिना मोजे के भी काम चल सकता है, लेकिन बिना जूते के तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि जूता ज़्यादा महत्वपूर्ण था लेकिन पहले मोजे को पहना। इसका मतलब है कि बात महत्व और आवश्यकता की नहीं है। सामान्यतः हम महत्व और आवश्यकता में फंस के इस तरह की गलतियां करते हैं, और हमारे जीने में जो प्रायोरिटीज़ को हम तय करते हैं उसमें बहुत चूक होती है इस तरह से। यहाँ पे जो तय हम लोगों ने किया उस तरह से नहीं किया है। आपको क्या लगता है, समझ अधिक महत्वपूर्ण है और सुविधा कम महत्वपूर्ण है? सुविधा का महत्व कम है क्या? एक तो बहुत निश्चित बात है कि दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, फिर आप कम और ज्यादा कैसे करेंगे? भाई आपको क्या लगता है, आप समझ लेंगे खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तीनों जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि सुविधा कम महत्वपूर्ण है और समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि तुलना हो ही नहीं सकती। समझ एक तरह की वास्तविकता है, संबंध दूसरे तरह की वास्तविकता है, और सुविधा तीसरे तरह की वास्तविकता है। इसलिए इन तीनों में अगर तुलना करने जाते हैं तो वो तुलना ही ठीक नहीं है। वो परिस्थिति के अनुसार होता है, परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यक है वो पहले। तो ये इसलिए इस अर्थ में ये क्रम तय नहीं हुआ है कि 1 नंबर पे समझ का मतलब ये है कि समझ अधिक महत्वपूर्ण है, और 3 नंबर पे सुविधा का मतलब ये है कि सुविधा कम महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन ऐसे हुआ है कि जो अभी 1-2 स्लाइड पहले जो देखा है हमने कि डिज़ायर क्या है हमारी, हम सुखी होना चाहते हैं, तो चाहने के लिए तो समझना तो पड़ेगा ना। अभी आपने जैसे एग्जांपल दिया था 3+2 का, तो समझना पड़ेगा। और समझना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो डिस्प्यूट आ रहा है वो एक तो रिलेशनशिप का डिस्प्यूट आ रहा है ना। और सुविधा तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरी है ही है, उसके बिना काम नहीं चलना है, क्योंकि संबंध भी कहीं ना कहीं टिके हुए तो है ही है उस पर, तो वो तो काम करना ही है। तो मुझे लगता है कि ये जो सीक्वेंस जो डिसाइड हुई है वो इस तरीके से हुई है कि मुझे सुखी रहना है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, और जो मेरा दुख है उसका कारण कहीं ना कहीं संबंध एक कारण है, तो फिर मैंने उसको लिया है कि जो है संबंध महत्वपूर्ण, उसको मैंने सीक्वेंस दिया है नंबर 2, और फिर एट लास्ट 3 को दिया है 3rd नंबर पे। ऐसा लगता है मुझे। जी दीदी, आप कुछ कह रही हैं? जी, समझ खुद के लिए, संबंध अपना दूसरे से, और सुविधा प्रकृति के लिए। ये तीनों में से ये नहीं कह सकते कि एक अधिक महत्वपूर्ण है और एक कम महत्वपूर्ण है। देखिए, ये चूक है, ये बड़ी चूक है कि आप कहें कि समझ अधिक महत्वपूर्ण है, सुविधा कम महत्वपूर्ण है।
फिर लगता है कि सुविधा को छोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि सुविधा को छोड़ के आप नहीं जी सकते भाई। आप उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। मिनिमाइज भी करने का मतलब इतना है कि आपको लगता है कि आवश्यकता कम है तो कम है, लेकिन है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। भी खाना तो खाएंगे ना, पानी तो पिएंगे ना, हवा तो लेंगे ना, कुछ तो आपको चाहिए ना शरीर को चलाने के लिए। और इसी तरह से संबंध, ये भी आवश्यक है। तो इन तीनों का ये प्रायोरिटी नहीं है। इन तीनों को जब पूरा करने जाएंगे तो पूरा करने का ये क्रम है, इसी क्रम में ही पूरा होगा, अन्यथा पूरा नहीं होगा। आप सुविधा से संबंध बना लेंगे और संबंध से समझ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ से संबंध पूर्वक जीने की योग्यता आती है, इसलिए पहले समझना जरूरी है। हम पहले उस काम को करेंगे जो अगले काम के लिए सहयोगी हो जाए। तो समझ के साथ जब हम पाते हैं तब हम संबंध पूर्वक जी पाते हैं, और ऐसा जी के हम सुखी होते हैं। इसी को कहा उभय सुख। मैं भी सुखी हुआ और जिनके साथ मैं जी पाया वो भी सुखी हुए, म्यूचुअल हैप्पीनेस। बिना समझे अगर हम संबंध पूर्वक जीने जाएंगे तो हम जी नहीं पाते, फिर झगड़ा होता है। इसलिए पहले समझ और फिर संबंध, और समझ और संबंध के साथ फिर सुविधा। तो समझ के आधार पे सुविधा की आवश्यकता को हम पहचान पाते हैं और संबंधियों के साथ मिलकर उसको पूरा कर पाते हैं, तो हम भी समृद्ध होते हैं और परिवार भी समृद्ध होता है, बाकी लोग भी समृद्ध होते हैं, या बाकी की समृद्धि का हम सोच पाते हैं। इसको कहा उभय समृद्धि, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो सही समझने के आधार पे संबंध पूर्वक जी के हम सुखी हुए, सही समझने के आधार पे सुविधा की आवश्यकता को पहचान के संबंधियों के साथ मिल के उसको पूरा करके समृद्ध हो पाए, तो सुख भी हुआ और समृद्धि भी हुई। ये सुख समृद्धि का ऐसे पूरा होगा और उसका ये क्रम होगा, ये पूरा करने का क्रम है। इस क्रम का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि समझ अधिक महत्वपूर्ण है और संबंध उससे कम और सुविधा सबसे कम, ये इसका मतलब नहीं। ये इस क्रम में पूरा होता है, इसलिए ये क्रम है। महत्व तीनों का है और तीनों का अलग अलग महत्व है, तुलना नहीं हो सकती तीनों के क्रम में, तीनों के महत्व में कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए कहना कि सुविधा कम महत्वपूर्ण है और समझ अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं। हाँ, तीसरे प्रायोरिटी पे जरूर है, क्योंकि ये दोनों होगा तब ये हो पाएगा। ये दोनों नहीं होगा तो ये होगा नहीं। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपका संबंधी है कि उसको कमाते रहे, हो जाएगी समृद्धि? नहीं होगी। तो ये तीनों को इस क्रम में पूरा करते हैं। ये तो सही क्रम है पूरा करने का। अभी सामान्यतः जीते में आज के दिन हमारा क्रम क्या है? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे सुविधा, 3 नंबर पे सुविधा। आप गिनती करते जाइए, सब नंबर पे क्या है? ये सामान्यतः क्रम बन गया है। संबंध के बारे हम ये सोचते हैं कि भाई संबंध तो जैसा है वो है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते और उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, गलती तो दूसरे की है। और समझ के बारे हम क्या सोचते हैं कि मुझसे समझदार कौन है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं, मुझसे समझदार कौन है, इसलिए समझ के बारे कुछ नहीं करते। सारा प्रयास किसके लिए कर रहे हैं? सुविधा के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जब हम कर रहे हैं तो होता क्या है कि समझ के अभाव में हम संबंध पूर्वक जी पाते हैं क्या? नहीं जी पाते। तो समझ के अभाव में जब हम संबंध पूर्वक नहीं जी पाते, क्या होता है? हम भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसी तरह से समझ के अभाव में हम सुविधा की आवश्यकता को पहचान नहीं पाते, तो सुविधा चाहे जितनी भी हो जाए वो पूरी पड़ती है क्या? वो कभी पूरी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो सुविधा चाहे जितनी भी हो जाए, दरिद्रता बनी रहती है। इसको उदाहरण से मैं कहता हूं, चाय पीते हैं ना या पानी पीते हैं तो गिलास होता है एक, वो गिलास के नीचे का जो बेस है, जो पेदी है, अगर वो ना हो तो कितने पानी में वो गिलास भर जाएगा? भरेगा कि नहीं भरेगा? ये बात तो सबको समझ में आती है, वो सामान्य आदमी को भी समझ में आती है कि जो चाय का गिलास है उसके नीचे का अगर पेदी नहीं हो तो जितना भी चाय या पानी उसमें डाल
नहीं भरेगा, वो नहीं भरेगा, वही वो गिलास ही नहीं है। तो वो गिलास में से अगर आप पेदी हटा देंगे ना तो भरेगा नहीं, उसको जो भी नाम देना वो दे लें। ये बात तो सबको समझ में आती है, लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे विद्वान लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी आवश्यकता कितनी है, कभी पूरी पड़ेगी क्या? पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सुविधा चाहे जितनी भी हो जाए पूरा नहीं पड़ेगा अगर ये पता ही नहीं है कि आवश्यकता कितनी। वो जो पेदी लगाने की बात है ना, वो समझ वाली पेदी जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि आवश्यकता पूरी है कि नहीं। जब तक उस आवश्यकता को पहचानेंगे नहीं तब तक वो पूरा नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझनी। इसीलिए मैं कई बार पूछता हूं कि हम में से कितने लोगों को ये बात पता है कि उनके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। यहाँ पे बैठे हुए कितने लोगों को ये पता है कि उनके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? हाथ उठाएं। देखिए, कभी भी 10% से अधिक लोग नहीं बता पाते हैं। 5 से 10% जो है लोगों को ही ये बात पता है कि उनके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। अच्छा, ये पता होना कि कितने कपड़े की आवश्यकता है ये बहुत दूर की बात है। तो कितने कपड़े की आवश्यकता ये भी नहीं पता, कितना आपके पास है ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कम है, तभी तो आपको और चाहिए। कम लगता है तभी तो और चाहिए। तो गणित में ना 2 वेरिएबल होते हैं। अगर x और y 2 वेरिएबल हैं तो अगर आपको x का पता हो इसका मान क्या है, y का मान पता हो, तो आप बता सकते हैं कि इधर वाला प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा होगा तो ये प्लस में आएगा, अगर ये बड़ा होगा तो यहाँ माइनस में आएगा। ठीक, देखिए ये गणित हमको आज तक समझ में नहीं आई। अगर आप लोग को समझ में आती है तो बताइएगा। हम में से ज़्यादातर लोगों को x का वैल्यू नहीं पता है। कितने कपड़े की आवश्यकता ये पता है क्या? नहीं पता। मेरे पास कितना है ये पता है क्या? ये भी नहीं पता। x भी नहीं पता है, y भी नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है कि किस में आता है, माइनस में। तभी तो आप मार्केट में जाते हैं और कपड़े खरीद लाते हैं। अब ये गणित कैसे चलता है आज तक समझ में नहीं आया। तो ये भी पता नहीं कितने कपड़े की आवश्यकता है, ये भी पता नहीं है कि कितना हमारे पास है, लेकिन ये पता है कि कम है। समझ के अभाव में सुविधा की आवश्यकता को हम नहीं पहचान पाएंगे तो सुविधा चाहे हमारे पास जितनी भी हो जाए वो कम ही लगती है, वो कम ही लगेगी, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या आवश्यकता कितनी। हम पूरा किसको कर रहे हैं अगर ये पता ही नहीं है तो ये पता होना कि मेरी आवश्यकता कितनी है ये कैसे तय होगा? ये समझ से तय होगा, लेकिन समझ के अभाव में तय नहीं हो पाता है। इसलिए सुविधा चाहे जितनी भी हो जाए उनको दरिद्रता दिखती रहती है। इसलिए जिनके पास बहुत हो गया है, आप अपने आसपास भी देखिए, आपको लगता होगा कि वो क्यों भाग रहे हैं भाई, वो क्यों परेशान है, उनकी दौड़ बड़ी है। आपको देख के भी कोई कहता होगा कि इनके पास तो सब है, ये क्यों परेशान है, लेकिन आपकी दौड़ एक तरह की है। तो समझ के अभाव में सुविधा की आवश्यकता को हम तय नहीं कर पाते, इसलिए सुविधा चाहे जितनी भी हो जाए दरिद्रता बनी रहती है। और इसी कारण से ना 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं समाज में, एक सुविधा विहीन दुखी दरिद्र और एक सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। आप तय कर लीजिए कि आप 1 नंबर में हैं कि 2 नंबर पे, किस पे हैं, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे? होना किस पे चाहते हैं, किस पे होना चाहते हैं? 3 नंबर। क्या चाहते हैं हम? सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध होना। लेकिन हमारा या हमारे परिवार का या पूरे समाज का जो प्रयास चल रहा है वो प्रयास केवल और केवल इतना है कि 1 नंबर वाला व्यक्ति 2 नंबर पे आ जाए।
3 नंबर पे हम आ जाएं, ऐसा कोई प्रयास चल ही नहीं रहा है। तो हम सुविधा संपन्न तो हो जा रहे हैं, लेकिन सुखी समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं, वो दरिद्रता बनी रहती है। सुविधा संपन्नता से समृद्धि नहीं आती है, समझ से समृद्धि आती है। तो सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। आप देख लीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ पे आप होना चाहते हैं। आप 1 नंबर पे होना चाहते हैं, 2 नंबर पे होना चाहते हैं, 3 नंबर पे, और आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सुविधा से केवल पशु की आवश्यकता पूरी हो सकती है, आदमी की नहीं पूरी हो सकती। इसलिए अगर हमारा प्रयास केवल सुविधा के लिए है तो हम भी जीव चेतना में ही जी रहे हैं, क्योंकि सुविधा पशु के लिए पूर्ण है, मानव के लिए पूरी नहीं पड़ती। इसलिए अगर हमारा जीना केवल सुविधा के लिए है तो हमारा जीना कैसा है? जीव चेतना में जीना है। हम जीव चेतना में जी रहे हैं, इसीलिए हमारा आचरण निश्चित नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारा आचरण कैसा हो गया है? अनिश्चित है। जीव चेतना में जीता हुआ मानव जो है उसका आचरण निश्चित नहीं हो सकता। अगर केवल सुविधा के लिए जी रहा है आदमी, तो वो जीव चेतना में ही जी रहा है, उसका आचरण निश्चित हो ही नहीं सकता। मानव के लिए क्या आवश्यक है? तो मानव के लिए तीनों ही आवश्यक है, समझ, संबंध और सुविधा। ऐसा जी के ही मानव तृप्त होकर सुखी हो पाता है। तो अगर हम इन तीनों के आधार पर जी रहे हैं तो इसको क्या कहा? ये मानव चेतना है। और इस मानव चेतना में जी के ही हमारा आचरण कैसा हो सकता है? निश्चित हो सकता है। यही निश्चित मानवीय आचरण है। तो इसको आप देख लें कि अभी आप जीव चेतना में जी रहे हैं या मानव चेतना में जी रहे हैं, और आप जीना कहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, तो इस पे विचार करिए। लंच के लिए ब्रेक कर लेते हैं, फिर लौट के आएंगे तो आगे की बात करेंगे।